बेस्ट राइटर नावल्स में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का नावल है चाइल्डहुड निकाह बेस्ड। नावल का नाम है अनजाने हम। नावल को स्टार्ट करते हैं। शादी हाल में हर तरफ रौनक और चहल पहल थी। हर कोई खुशखबरी में मसरूफ था। कुछ मन चले हल्ला गुल्ला कर रहे थे। एकदम हाल में सन्नाटा फैल गया, क्योंकि आने वाले शख्स को देखकर सबके चेहरे पर सकते के आसार थे। आने वाला कोई और नहीं, सैयद आलम शाह का पोता और सैयद फिरोज शाह का नवासा था। सब अपनी अपनी जगह हैरान थे। इतनी बड़ी जायदाद के मालिक, जिनके कितने ही रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल थे, वो मामूली से मैरिज हॉल में क्या करने आए हैं, क्योंकि लड़की वालों के साथ तो इनका कोई ताल्लुक नहीं था। इस बात का जवाब सब जानने की कोशिश कर रहे थे। ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। खामोश फिजा में सैयद जैनुल आबिदीन शाह की आवाज़ गूंजी। हाल में हर तरफ चहमगोइयाँ होने लगी कि लड़की तो बड़ी पर्दे वाली, शरीफ और नेक है, फिर भी देखो कैसे शादी वाले दिन तमाशा लगाया। पहले बता देती कि मुझे शादी नहीं करनी, माँ बाप की इज्जत का ख्याल कर लेती। वैसे ऐसी लगती तो नहीं थी। आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं इनको जानता ही नहीं, और ना ही वो मुझे जानती हैं। इनकी आवाज़ को चुप। सैयद जैनुल आबिदीन की जोरदार आवाज़ ने लगाई। अगर नहीं जानते तो शादी रुकवाने क्यों आए हो? वो ख्वातीन फिर भी बाज नहीं आई। इस बात का जवाब मैं दुल्हन के घर वालों को दूंगा। जबकि दुल्हन और इसके घर वाले तो अभी तक सदमे में थे। ऐसा नहीं था कि इनको अपनी बेटी पे भरोसा नहीं था, इनको अपनी बेटी पे यकीन था। वो तो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वजह है जो इतने बड़े आदमी को इनके घर शादी रोकने आना पड़ा। क्या वजह है जो आपको यहाँ आना पड़ा? जहाँ तक मैंने सुना है आप बहुत नेक और अच्छे इंसान हैं, आपको पूरा शहर जानता है। लड़की के वाले चूंकि नरम तबीयत के थे और सुलझे हुए इंसान थे, वो स्टेज से उतरे और पूछा, मैं आपको वजह सबके सामने नहीं बता सकता अंकल। क्या आप मेरी बात अकेले में सुन सकते हैं? जैन शाह ने इनको कहा। ऐसी भी क्या बात है बेटा, आप मुझे परेशान कर रहे हैं? उन्होंने घबराते हुए पूछा। चले मेरे साथ, सब कुछ पता चल जाएगा। हाल में एक ब्राइडल रूम के साथ बालकनी थी। दोनों अंदर दाखिल हुए। सैयद जैनुल आबिदीन शाह ने कुछ चीज़ें इनके सामने रखी और पास कुर्सी पर बिठाया, कहीं सदमे से वो गिर ही न जाए। फारूक साहब चूंकि पढ़े लिखे इंसान थे, वो जू जू सारी चीज़ें देखते गए, इनके चेहरे का रंग बदलता गया और होश व हवास का काम करना ही छोड़ गए। अब मैं क्या करूं? बाहर सबको क्या जवाब दूंगा? क्या कहूंगा? ये शादी कैसे रोकूं? अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? कैसे हिफाजत करूं मैं अपनी बेटी की? परेशानी से इनके कंधे झुक गए। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, जैन शानी ने तसल्ली दी। कैसे ठीक हो जाएगा? मेरी बेटी की शादी हो रही है। अगर बारात वापस चलेगी तो इससे शादी कौन करेगा? बहुत बदनामी होगी। हर कोई मेरी बेटी को कसूरवार ठहराएगा। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। फारूक साहब ने रोते हुए कहा, आप परेशान ना हो, मैं आपकी बेटी की हिफाजत अपने जिम्मे लेता हूँ। मैं आपकी बेटी पर हल्की सी भी आंच नहीं आने दूंगा। जैन शाह ने इनके शाने थामते हुए इन्हें भरोसा दिलाया। लेकिन मैं लोगों को क्या कहूँगा, किस रिश्ते से भेज रहा हूँ मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ? उन्होंने अपनी परेशानी बताई। अभी पता चल जाएगा, जैन शाह ने कहा। आधे घंटे के बाद सैयद जैनुल आबदीन शाह के गार्ड ने किसी के आने की इतला दी। दोनों आने वाली दोनों शख्सियात फारूक साहब को खड़ा होने पर मजबूर कर गईं। आप लोग यहाँ? शाह साहब, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि यहाँ के गद्दी नशीन मेरे पास आए हैं। प्लीज़ बैठे ना, खड़े क्यों हैं? फारूक साहब ने इन्हें बैठने को कहा, और फिर जो बात सैयद आलम शाह ने कही, फारूक साहब को फिर से खड़ा होने पर मजबूर कर गई। देखिए फारूक साहब, आपकी बेटी की पूरी ज़िंदगी का सवाल है। आप इसके बाप हैं, आखिरी फैसला आपका होगा। सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। सैयद फिरोज शाह ने कहा, लेकिन आप बहुत बड़े लोग हैं, इतना बड़ा और अमीर ख़ानदान है आपका। कितने ही रेस्टोरेंट और होटल हैं यहाँ आपके शहर, इस शहर में। आप तो जहाँ चाहें अपने पोते का रिश्ता कर सकते हैं, आपको कोई भी इनकार नहीं कर सकता। फिर मेरी बेटी से अपने पोते की शादी क्यों करना चाहते हैं? फारूक साहब ने अपने दिल की बात पूछी। आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन हमें अपने बेटे के लिए नेक, शरीफ, पर्देदार और मासूम लड़की चाहिए, और आपकी बेटी वैसी ही है, जैसी हमें अपने पोते के लिए चाहिए। सैयद आलम शाह ने कहा, हमारा पोता हमसे कोई बात भी नहीं छुपाता। वो काफ़ी दिनों से बहुत परेशान था, हमारे पूछने पर सब कुछ हमें बताया। मैं कैसे बचाऊं इस लड़की को? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अब आप लोगों को बताया है, अब बताइए, बताऊं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर शादी रुकवाने जाऊं तो लड़की की बहुत बदनामी होगी, लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। इस लड़की के घर किरदार पर उंगलियां उठेंगी और पूछेंगे, इतना बड़ा आदमी क्यों शादी रुकवाने आया है, और किस रिश्ते से इस लड़की को साथ लेकर जाएगा? और असल बात भी, अभी मंजरे आप पर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उन्होंने जैन शाह के बोलने अल्फाज दोहराए जो इस दिन जैन शाह ने दोनों को कहे थे। हम सब ने मिल के बैठ के यही मसला मसला का यही हल निकाला, और सैयद जैन शाह से कहा कि शादी वाले दिन आपके पास जाकर बात करें, और जब बात बन जाए तो हमें बुला लेना, क्योंकि अगर हम शादी से पहले ही सब करते तो इन्हें शक हो सकता था और वो चुकन्ना हो जाते। हम इनको भागने का मौका नहीं देना चाहते थे, इसलिए ऐन शादी वाले दिन ये सब किया। सैयद आलम शाह ने बताया। वो सब तो ठीक है, लेकिन बाद जो मेहमान और बारातीन सबको क्या जवाब देंगे? फारूक साहब ने पूछा। इस बात का हल भी है हमारे पास।
हमारे साथ आप पास। सैयद फिरोज शाह ने कहा, सब लोग बाहर आए तो हाल में बहुत से लोग फजूल बातें बना रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ। इन सबको इकट्ठा देख कर सब चुप हो गए, क्योंकि इतने बड़े लोगों से वो कुछ नहीं कह सकते थे। हम आप सबसे माजरत चाहते हैं, शादी नहीं हो सकती क्योंकि ये बच्ची मेरे पोते के निकाह में है। सैयद शाह आलम ने सबको जवाब दिया। लोग तो सुन के हैरान ही रह गए। अगर इस लड़की का निकाह हो गया था तो ये दोबारा निकाह क्यों करवा रहे हैं? तो बहुत बड़ा गुनाह है। निकाह पर निकाह तो बहुत बड़ा गुनाह है। फारूक साहब इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकते हैं? दूल्हे की माँ बोली। फारूक साहब इस निकाह के बारे में नहीं जानते, फिरोज शाह ने बताया। ऐसा कैसे हो सकता है? लड़की के बाप को निकाह का पता ना होगी? ये तो पहली दफा सुना है, वो फिर से बोली। इसलिए क्योंकि बच्ची का निकाह इनके इसके दादा जान ने करवाया था, वो भी बचपन में, जब वो 8 साल की थी। इस लड़की के वालिद कुछ नहीं जानते, शाह आलम शाह ने बताया। अगर लड़की का निकाह बचपन में हुआ था तो अब तक आप कहाँ थे? और इसके दादा का आपसे क्या ताल्लुक था? दूल्हे की मां बोली। वो मेरा और सैयद फिरोज शाह का कॉलेज के ज़माने का दोस्त था। वो बहुत अरसा हमारे साथ रहा। हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। इस दोस्ती को मजबूत करने के लिए हमने अपने बच्चों का निकाह कर दिया। सबको मना कर दिया कि घर वालों को कोई नहीं बताएगा। बच्चों को भी नहीं, क्योंकि हम चाहते थे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सबको ही बता देंगे। और जहाँ तक बात है, हम इतना अच्छा कहाँ थे, हम कारोबार में मसरूफ हो गए थे, आना जाना बहुत कम हो गया, और हमारा पोता हायर स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया। वो 2 माह पहले वापस आया। हमने सैयद जैन शाह को सब बता दिया और इसको पता करने को कहा, और हमें पता चला कि बच्ची की शादी हो रही है, इसलिए हम आ गए हैं। सैयद आलम शाह ने बताया। दूल्हे के माँ बाप लड़ झगड़ कर बातें सुनाकर चले गए। फिर करीबी रिश्तेदारों के अलावा सबको भेजकर निकाह करवाया गया। निकाह के आधे घंटे घंटे बाद सैयद आलम शाह ने फारूक साहब से रुखसती की इजाज़त ली और अपनी गाड़ियों में अपने सैयद विला की तरफ रवाना हो गए। गाड़ी गेट के आगे रुकी। गेट खोलने के बाद गाड़ियां राहदारी से अंदर बढ़ी। वो कम महल ज्यादा लग रहा था। खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था। गाड़ियां आगे पीछे रुकी। दुल्हन के इस्तकबाल के लिए काफ़ी मुलाजमाएं दरवाजे में खड़ी थी, क्योंकि घर में कोई औरत नहीं थी, इसलिए सारा इंतजाम सैयद आलम शाह और सैयद फिरोज शाह ने खुद अपनी निगरानी में करवाए थे। इसलिए कि इनके घर में काफ़ी अरसे बाद कोई औरत आ रही थी, वो भी इनके लाडले बेटे की दुल्हन। तो उन्होंने पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा दिया। दुल्हन का बहुत खूबसूरती से इस्तकबाल किया गया। खूबसूरत से हाल में बिठाया गया। जो कमरा दुल्हन के लिए तैयार किया है, इनको वहां ले जाएं ताकि बच्ची आराम कर ले, और खाना भी रूम में दे दीजिएगा, पता नहीं कब का खाना खाया हुआ है। सैयद आलम शाह ने बुआ से कहा, कपड़े तब्दील कर लें बीबी जी, तब तक मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। मुलाजमा ने इसे इसका कमरा दिखाया और कपड़े देकर कहा, तो नूर सबा ने पूरा कमरा देखा और कपड़े लेकर बाथरूम गई। फ्रेश होकर वजू किया, जाए नमाज के लिए मुलाजमा का इंतजार करने लगी। लग्जरी कमरा था, हर चीज़ बहुत कीमती और खूबसूरती। कमरे की एक साइड पर बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश वार्डरोब बनी हुई थी। दरमियान में बड़ा बेड और इसके सामने खिड़की थी जिस पर नेट के पर्दे लगे हुए थे। दाईं जानिब जिसन सा सोफा रखा हुआ था। इतनी देर में मुलाजिमा आ गई। इसने खाने वाली ट्राली सोफे के पास रखी और मेज़ पर खाना लगाया। नजर जैसे ही नूर सबा पर गई तो वहीं जम गई। नूर सबा थोड़ी तजबज का शिकार हुई और सोच रही थी कि मुलाजमा ऐसे क्यों देख रही है। इसने मुलाजमा से पूछा तो वो होश में आई। बीबी जी, आप तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, कितनी खूबसूरत हैं आप, हमारे छोटे साहब के साथ सजती हैं। वो बहुत अच्छे हैं और माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं आप, बहुत हैं। आपकी जोड़ी बहुत खूबसूरत है, अल्लाह नजर बात से बचाए। बुआ जी ने इसकी दिल से तारीफ की। अब खाना खाएं, मैं आपके आके बर्तन ले जाऊंगी। आपको कुछ चाहिए तो बता दिए। हाँ जी हाँ बुआ, जाए नमाज चाहिए थी, नमाज पढ़नी है, नूर सबा ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। बीबी जी, आप कितना धीमा और मीठा बोलती हैं। बुआ तो नूर सबा की धीमी आवाज़ सुनकर ही निहाल हो रही थी। नूरसबा ने खाना खाया। बुआ बर्तन समेट कर वापस ले गई। फिर उसने नमाज पढ़ी। दुआ मांगने के लिए हाथ उठाया तो उसको कुछ समझ ना आया क्या मांगे, तो अपनी किस्मत का फैसला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और सोने के लिए लेट गई। सुबह उठ के इसने वजू किया। नमाज पढ़ के कुरान पाक की तिलावत करने के बाद समझ नहीं आया कि बाहर कैसे जाए। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। बुआ इसका नाश्ता लेकर आई। नाश्ते से फारिग हुई तो सैयद आलम शाह कुछ मुलाजमों के साथ अंदर आए, जिनके हाथ में शॉपिंग बैग थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बेटी? अब बेटा, आप कोई परेशानी तो नहीं हुई? दादा जान ने पूछा। कुछ भी नहीं चाहिए, नूर बोली। हम सैयद जैन शाह के दादा हैं, तो इस लिहाज से आपके भी दादा हुए। आज से आप हमें दादा जान कहेंगी। और आप सोच ही रही होंगी कि कोई औरत नहीं आई है आपसे मिलने। तो इस घर में कोई औरत नहीं है, हम 3 लोग रहते हैं इस घर में, सैयद जैन शाह, इसके नाना और मैं। अब आप हमारी छोटी सी फैमिली में शामिल हो गई हैं और ये सब आपकी फिल्में की शॉपिंग है। सब कुछ देख लें, अगर कोई चीज़ रह गई हो या ना पसंद आए तो बता दीजिएगा, हम चेंज करवा देंगे। आलम शाह ने इनके इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। हम आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। अचानक शादी की वजह से किसी को बता नहीं सके, इसलिए 2 दिन बाद वलीमा रखा है। आपको भी इस हादसे से बाहर निकलने का टाइम मिल जाएगा। आपको इस कमरे में ठहराया भी इसीलिए है। वलीमे के बाद आपकी प्रॉपर रुखसती की जाएगी और आपको आपके असल कमरे में ले जाया जाएगा। तब तक आप अपना घर देखे, दिल भी बहल जाएगा और बोर भी नहीं होंगी। मैंने बुआ से कह दिया है, वो आपको सारा घर दिखा देंगे। कुछ भी चाहिए हो तो बेटा शर्माना नहीं, ये आपका घर है, अपना अपना घर है। सैयद आलम शाह ने नूर सबा के सर पर प्यार दिया।
घर देखने में इसको 2 घंटे लगे। बुआ इसको किचन में ले आई। घर की तरह किचन भी इतना ही खूबसूरत था। जल्दी से खाना दे बुआ, देर हो रही है। सैयद जैनुल आबदीन शाह की आवाज़ आई और बेध्यानी से दरवाजे में खड़ी नूर सभा से टकरा गया। इससे पहले वो गिरती जैन ने इसके बाजू से पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया और जैसे ही नज़र मुकाबिल चेहरे पर पड़ी, नज़र हटाना ही भूल गया। बड़ी बड़ी काली आंखें जिनमें भर के काजल लगाया गया था, मोटी नाक जिसमें छोटा सा लौंग पहना हुआ था, बारीक पतले होंठ, वो तो भूल ही गया था कहाँ खड़ा है और क्यों खड़ा है। नूर सबा तो सुन सी हो गई थी कि अचानक हुआ गया है, और जब होश आया तो हाथ छुड़ाकर भाग खड़ी हुई। हाथ छुड़ाने से शहनशाह को भी होश आ गया और देखा तो बुआ मुस्कुराकर देख रही थी। बुआ की बहुत इज्जत करता था, क्योंकि इनको एक तो इनकी उम्र ज़्यादा है और वो पिछले 30 बरस से यहाँ काम कर रही है, इसलिए वो बुआ से हर बात कर लेता था और थोड़ी बहुत शरारत भी कर लेता था। इसलिए इसने बुआ से पूछा, ये लड़की कौन है बुआ, किचन में खड़ी क्या कर रही है? इसने पूछा। क्यों मजाक कर रहे हैं छोटे शाह जी, आपको नहीं पता ये कौन है? उन्होंने समझा शायद शरारत कर रहा है। बुआ मैं सच में नहीं जानता, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। इसने उलझते हुए पूछा। अपनी वोटी को नहीं पहचानते आप? उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा। क्या कह रही हैं आप? वो हैरत से बोला। सच कह रही हूँ मैं, बीवी है आपकी और आपने पहचाना ही नहीं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, मुझे नहीं पता था बुआ, पहली दफ़ा देख रहा हूँ आपके सामने। वो हैरत से निकलते हुए बोला। इसीलिए तो इतने खो गए थे। वैसे एक बात कहूँ, आपकी दुल्हन खूबसूरत होने के साथ साथ मासूम भी बहुत है, कहीं से भी चालाक नहीं लगी वो मुझे। और आप दोनों की जोड़ी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी, बुआ मुस्कुराकर बोली। बुआ ने इसको खाना दिया और वो अपने ऑफिस चला गया। दूसरी तरफ नूरसबा दरवाजे के साथ खड़ी, आंखें बंद किए लंबे लंबे सांस ले रही थी। सफ़ेद कार्टून के सूट में, थोड़ी छोटी थोड़ी बड़ी आंखें, दरमियानी मूंछ से लंबा कद। इसने आज दूसरी दफ़ा इसको देखा था। इसको अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इसकी किस्मत में लिखा था, जिसको पाने की हर लड़की ने ख्वाहिश की थी। नूर सबा ने पहली दफ़ा इसको यूनिवर्सिटी के एनुअल फंक्शन में देखा था, जहाँ जिसमें वो चीफ गेस्ट था। वो अपने दोस्तों के साथ हाल में जा रही थी जहाँ आज का फंक्शन था। तुमने सुना आज का चीफ गेस्ट कौन है? मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ, पता है ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया है, खूबसूरत भी है, जो रोज़ खबरों में इसी का नाम और काम है। थोड़े अरसे में इसने अपना खुद का नाम बनाया है। नाम बनाया है। हालांकि बहुत रईस खानदान से ताल्लुक है इसका, दादा और नाना का ताल्लुक सियासत से है, फिर भी सब कुछ अपने बलबूते पर किया है, अपनी मेहनत से। नूर सबाई लड़कियों से पीछे थी, इसलिए सब बातें आसानी से सुन सकती थी। वो सब हाल में दाखिल हुई तो सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गई। फंक्शन शुरू हो चुका था, सबकी जुबान पर एक ही नाम था। फिर अचानक हाल में शोर मच गया। मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल किया गया, इनको वीआईपी सीट पर बिठाए गए, इनामात तकसीम किए गए, फर्स्ट रहने वालों को इनकी डिग्री दी गई, आखिर में पूरे शहर में टॉप करने वाले का नाम बुलाया गया। इसको नाम चीफ गेस्ट ने देना था। स्टेज पर सैयद जैनुल आबदीन शाह को इनवाइट किया गया और टॉपर का नाम बुलाया गया। नूर सबा ने स्टेज पर आकर अपना प्राइज लिया तो जैन शाह ने मुबारक दी। वो स्टेज से उतर गई। इसकी सब क्लास फेलो ने इसको मुबारकबाद दिया। दूसरी मुलाकात में वो इसकी बीवी की हैसियत से इसके घर में थी। वो सोच रही थी कि क्या इत्तेफाक ऐसे भी होते हैं। वो रिलैक्स हुई, वजू करके जोर की नमाज अदा की, अपने लिए और सबके लिए भलाई की दुआ मांगी और आज के वाक़े के बारे में सोचने लगी, क्या इसको भी मैं याद हूँ या नहीं। मैं कैसे याद होंगी, मैं तो पर्दे में थी, इसलिए मैं इनको याद नहीं। सर झुककर वो थोड़ी देर लेटी रही तो इसकी आंख लग गई। 2 दिन बहुत मुश्किल से गुजरे। आज वलीमा था, इसको ब्यूटी पार्लर से तैयार करवाया गया था, लेकिन हिजाब का खास ख्याल रखा गया कि इसके बाल और चेहरा नजर ना आए। स्प्राइट कलर का खूबसूरत फ्रॉक, जिसके गले, बाजू और घेरे पर गोल्डन और सुर्ख मोतियों का काम किया गया था। आंखों पर गोल्डन मेकअप और सुर्ख लिपस्टिक में वो इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि देखने वाले हैरान ही रह जाएं। सब ख्वातीन बारी बारी घूंघट उठाकर हटाकर देख रही थी। सैयद जैनुल आबदीन शाह ऑफ वाइट सूट के ऊपर गोल्डन वास्कट पहने हाल में दाखिल हुआ। सलाम के बाद नूरसबा के पास आके बैठा। आप आराम से बैठ जाएं, थोड़ी देर बाद हम लेडीज़ की तरफ चलेंगे। वो इसकी बेचैनी नोट कर चुका था। लेडीज़ चूंकि यहाँ भी थी, पर मॉडर्न फैमिलीज़ की बाकी लेडीज़ जो पर्दा करती थी और फैमिली की ख्वातीन वो दूसरी तरफ थी। सैयद के नाना चूंकि पर्दे का पाबंद था, इसलिए ख्वातीन के लिए अलहदा इंतजाम करवाए गए थे। सैयद जैनुल आबदीन के नाना और दादा दोनों स्टेज पर आए। सैयद आलम शाह ने सेको स्प्रिंग ड्राइव की वॉच अपने पोते को गिफ्ट की और नाना ने BMW 7 सीरीज़ कार गिफ्ट की। आलम साहब ने अपना घर नूर सबा का नाम कर दिया और फिरोज शाह ने डायमंड सेट और अपना एक फ्लैट इसके नाम कर दिया। नूर सबा के घर वालों को लाने के लिए आलम साहब ने खुद ड्राइवर भेजा था। वो लोग भी पहुंच गए थे। अपनी बेटी की किस्मत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया, इसके अच्छे नसीब की दुआएं की। इसको लेडीज़ की तरफ ले जाया गया। वहाँ चूंकि ख्वातीन ही थी, इसलिए इसका जाब तार दिया गया। अच्छे से दुपट्टा सेट किया गया। अबू दुल्हन को बारी बारी सब देखने आए और मुंह दिखाई भी दी, इसकी तारीफ भी की। सबको दुल्हन बहुत पसंद आई। दूल्हे साहब आ गए हैं, चलो अभी दूल्हे को बैठने की जगह दो। दूल्हे को बिठाने के बाद कज़नों ने थोड़ा हंसी मजाक किया। इसके बाद एक बड़ा सा शीशा लाइन की रस्म करने के लिए इन दोनों ने के दरमियान शीशा रखा गया, ऊपर बड़ा सा दुपट्टा डाला गया। अब शीशे में वो दोनों एक दूसरे को देख सकते थे। जैन को तो नूर सभा को देखकर ही फ्रीज हो गया। इस दिन सादगी में इतनी प्यारी लग रही थी और तैयार होकर तो इसके मुकम्मल होश उड़ा रही थी। वो तो इसको देखे ही जा रहा था। नूर सभा ने एक नज़र डालकर पलकें झुका ली, क्योंकि वो इससे नज़रें उठाई ही नहीं जा रही थी। इसकी मुश्किल
जैन के कज़नों ने दूर की वो जैन को होश में लाई। दुल्हा साहब कहाँ खो गए, आपकी ही हैं, अब तो सारी ज़िंदगी इनको देखना है, ज़रा होश में आए और हमें नेक दें। इसकी कज़न्स ने कहा, किस बात का नेक, वो तो दूध दूध पिलाई का होता है। इसने भी दूध दूध जवाब दिया। दूध पिलाई से तो आप बच गए हैं, आपकी दुल्हन की मुंह दिखाई तो करवाई है ना, इसका नेक। उन्होंने और घेरा डाला, लेकिन मैं तो नहीं लाया, वो अपनी मुस्कुराहट दबा गया। वो भी किसी से कम नहीं था क्या, हाँ, लेकिन हमें तो चाहिए, उन्होंने चीखते हुए कहा। मैं मजाक कर रहा था, ये लो तुम लोगों के गिफ्ट। इसने चारों कजनों को गोल्ड के ब्रेसलेट दिए, जिसे देखकर सब बहुत खुश हुए और शुक्रिया कह के चली गई। इन्हें घर पहुंचते रात की 11 बज गई। नूर सभा का भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया गया। अंगूठी छुपाई की रस्म की गई, जिसमें जीत जैन शाह की हुई। चलो सब, अब दुल्हन थक गई है, दुल्हन को इसके कमरे में लेकर जाओ। आलम शाह ने खड़े होकर सबको उठने के लिए कहा। दुल्हन को जैन शाह के कमरे में ले जाया गया। सब लड़कियों ने इसे बैठने में मदद की। शहनशाह शाह के आने के बाद सब कज़नें चली गई। घर के कमरे का दरवाजा लॉक करके वो बेड पर आकर बैठा हुआ नूर को देख रहा था, जो अपने हाथ मरोड़ रही थी। सलाम करने के बाद इसने बात का आगाज़ किया। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रही हैं, परेशान ना हो, मैं आपको वक्त दूंगा इस रिश्ते को कबूल करने के लिए। जो कुछ भी हुआ इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिला। आप जितना चाहें वक्त ले सकती हैं, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। रिलैक्स हो जाएं, और ये आपकी मुंह दिखाई का गिफ्ट। जैन ने केस इसके हाथ में दिया। खोल के नहीं देखेंगी, इसने आहिस्ता से इसके हाथ में थमाया। नूरसबा ने केस खोल के देखा तो इसमें बहुत खूबसूरत कीमती डायमंड का ब्रेसलेट था। कैसा लगा आपको ये गिफ्ट, अगर अच्छा नहीं लगा तो बता दे, मैं चेंज करवा दूंगा। जैन ने पूछा। नहीं ऐसी बात नहीं, बहुत प्यारा है और कीमती भी, इसने आहिस्तगी से जवाब दिया। अब आप चेंज कर लें, थक गई होंगी, वो सामने ड्रेसिंग रूम है, जहाँ चेंज कर ले। जैन ने इसकी मुश्किल आसान कर दी। वो चुपचाप खड़ी रही, जैसे कुछ कहने से हिचकिचा रही हो। क्या बात, कुछ कहना चाहती हैं? कहीं प्लीज हिचकिचाए नहीं। जैन ने पूछा। वो मेरा सामान नहीं है यहाँ, सारा सामान दूसरे रूम में है। नूरसबा ने धीमी आवाज में कहा। आए मेरे साथ। जैन नूरसबा को लेकर ड्रेसिंग रूम गया। वहाँ बहुत बड़ी कबर्ड थी और सारी कबर्ड खोल के दिखाई, जिसमें इसके कपड़े, जूते, ज्वेलरी, सारा सामान मौजूद था, जो बिल्कुल नया और पैक किया हुआ था। ये सब आपकी चीज़ें हैं और ज़रूरत का सारा सामान मौजूद है। कपड़े वगैरह भी देख लें, अगर पसंद ना आए या साइज़ का फ़र्क हो तो बता दीजिएगा। जैन चला गया तो वो अपने लिए ड्रेस देखने लगी। सब ड्रेसेस वजनी और काम वाले थे, वो सब देख रही थी। फिर उसने कदरे हल्के काम वाला वाइट लाइट पिंक कलर का ड्रेस निकाला और बाथरूम से वजू करके आई। तब तक जैन भी ड्रेस चेंज करके आ गया था। जैन दो जाए नमाज लेकर आया। फिर दोनों ने नमाज अदा की। नई जिंदगी का आगाज़ करने के लिए नवाफिल पढ़े और एक साथ दुआ मांगी। दोनों नमाज पढ़कर फारिग हुए तो जैन ने इससे खाने का पूछा। इसे पता था वलीमे की वजह से इसने बराए नाम ही खाना खाया था। नूर सबा ने आहिस्ता से सर हिलाया, क्योंकि भूख इसे बहुत तेज लगी थी। अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। ये भी शुक्र था कि इसने पूछ लिया, वरना वो ऐसे ही खाली पेट सोने का सोचने लगी। इससे पता था खाली पेट से नींद नहीं आएगी। जैन इसे शर्मिंदगी से सर हिलाता देख रहा था, जो सिर्फ आम बोलने पर शर्मिंदा हो रही थी। जैन ने मुलाजमा को कॉल करके खाना मंगवाया। मुलाजमा खाना टेबल पर रखकर चली गई। बहुत अच्छे तरीके से ट्रे सेट की गई। चार कोश कौरमा, बिरयानी, सैलेड, रायता और चिकन पकौड़ा था। अब दोनों सोफे पर बैठ के खाना खाने लगे। जैन ने एक ही प्लेट में दोनों के लिए खाना निकाला। वो हिचकिचा रही थी तो इसने नवाला बनाकर इसकी तरफ बढ़ाया, जिसे इसने कुछ झिझक कर मुंह में ले लिया। इस तरह हिस्सा हिस्सा दोनों ने मिलकर खाना खाया। दूर सब, अब दोनों खुद अपने हाथों से खाना खा रही थी, लेकिन नजरें झुकी हुई थी। चाय ले लेंगी या कॉफ़ी मंगवाऊँ के लिए? मैं अपने लिए कॉफ़ी मंगवाने लगा हूँ। जैन ने इससे पूछा। चाय मंगवा ले, इसने कहा। जैन ने मुलाजमा से फ़ोन पे चाय और कॉफ़ी का कहा और 7 बर्तन ले जाने का भी कह दिया। 10 मिनट में ही मुलाजमा कॉफ़ी और चाय ले आई और ट्रे उठाकर ले गई। जैन ने अपने गली कॉफ़ी उठाकर चाय का मग नूर सबा को दिया। नूर ने चाय का खाली मग टेबल पर रखा और सोफे पर बैठकर उंगलियां चिटखाने लगी। इसको ये समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। अभी से बहुत नींद आ रही थी, लेकिन मसला ये था सोए कहाँ। जैन कॉफी पीता गाहे बगाहे से नोट कर रहा था। इसको सोफे पर बैठा देख अपनी मुस्कुराहट मग के पीछे छुपा गया। इसको समझ आ गया कि वो क्या सोच रही है। इसने मग टेबल पर रखा और इसके पास आकर बैठ गया। इसके ठंडा हाथ अपने गर्म हाथ में लेकर इसको हरारत देने लगा। इस तरह करते दो वो नूर का चेहरा अपनी नज़रों के सार में लिए हुए था। मैं जानता हूँ आपके लिए ये कबूल करना आसान नहीं है, लेकिन एक बात आज मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी बगैर औरत के गुजारी है। आप पहली औरत हैं जो मेरी ज़िंदगी में है। इस रिश्ते को दिल से कबूल किया है मैंने। आपको बिना देखे ही कबूल किया और निकाह के वक्त इस रिश्ते को दिल से अपनाने का है तो खुद से किया है। मैं जानता हूँ आपको कुछ वक्त चाहिए इस रिश्ते को अपनाने के लिए। जितना चाहे वक्त ले सकती हैं, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन तब तक हम अच्छे दोस्त बनकर तो रह सकते हैं। इसलिए आपको जो भी बात करनी हो आराम से बिला झिझक कह सकते हैं। कोई भी बात दिल में हो फौरी कहनी है। ये घर जितना मेरा है इतना आपका भी है, जैसे मर्जी रह सकती हैं। कोई पाबंदी और रोक टोक नहीं होगी। अब आराम करें, काफ़ी लेट हो गई है। जैन ने इसकी सारी परेशानी ख़त्म की जो इस रिश्ते को लेकर इसके दिल में थी। अब वो काफ़ी हद तक रिलैक्स हो गई थी। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी इस रिश्ते को निभाने की। आपको अपने बारे में सब क्लियर करना चाहती हूँ। मेरी शादी जहाँ हो रही थी वो रिश्ता मेरे वालिदैन की रजामंदी से जुड़ा, और मैंने इस रिश्ते को लेकर कोई भी ख्याल जहन में नहीं आने दिया। मेरे जहन में हमेशा यही बात रही है कि असल रिश्ता शादी के बाद शुरू होता है। औरत और मर्द के दरमियान खलूस और मोहब्बत शादी के बाद परवान चढ़ता है, क्योंकि इनके दरमियान निकाह जैसा पाकीज़ा रिश्ता होता है। मैंने निकाह से पहले ऐसी किसी बात को अपने दिल में आने की जगह इजाज़त नहीं दी।
नूर सबा ने ऐसा ऐसा अपने दिल की सारी बातें जैन को बता दी, क्योंकि वो इसका महरम था, वो इसका पूरा हक बनता था इसके बारे में हर बात जानने का, ताकि इसके दिल में कोई बदगुमानी ना रह जाए। और जब जैन ने हर बात इससे शेयर की तो वो क्यों इसे बेएतबारी की मार मारती। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है, मैंने कहा कि वक्त ही इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया, और आप मेरे शोहर हैं, मेरे महरम में गुनहगार नहीं बनना चाहती, ना ही इस रिश्ते को बेएतबारी की नज़र से नज़र करना चाहती हूँ। इसने हर बात क्लियर कर दी। जैन के खूबरू चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट छा गई। इस रिश्ते का एहसास किस कदर खूबसूरत था इसे आज अंदाजा हुआ था। इसने इसकी सभी पेशानी पर झुककर अपने नए रिश्ते का आगाज किया। चले आप, बहुत नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठना भी है। इसने जैन ने इसका हाथ थाम कर उठाया। वो उठकर बेड की तरफ बढ़ी, क्योंकि जितना ख्याल जैन ने इसका किया था, इसको इस रिश्ते के होने का इत्मीनान दिया, अगर वो इस वक्त पेशकदमी न करती तो इस रिश्ते को बेएतबार कर देती, जो कि वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो बेड की दाई जानिब आकर कंबल ओढ़कर लेट गई। बस दुपट्टा इसने नहीं उतारा था। थोड़ी देर बाद जैन भी दूसरी तरफ आकर लेट गया। सुबह का आगाज बहुत खूबसूरत था। नूर सुबह इसकी तरफ करवट लेकर सो रही थी। वो सुबह जल्दी उठने का आदी था। नूर की खूबसूरत आंखें बंद थी, नाक में लौंग पहनी हुई थी, पिंक होंठ आपस में जुड़े हुए। दुपट्टा अब सर पर नहीं था, जिसकी वजह से बाल खुले हुए थे, लेकिन इनकी लेंथ का अंदाजा नहीं हो रहा था। जाने शुरू हो गई थी। वो खुद भी उठा और नूर सुबह को आहिस्ता से हिलाया, क्योंकि इसको पता था वो भी नमाज पढ़ती है। उठे नूर, नमाज पढ़ ले, देर हो रही है। इसने इसे उठाते हुए कहा। इसने आंखें खोली तो जैन को सामने बैठा पाया। इसने जल्दी से उठकर सर पर दुपट्टा लिया। वजू कर ले, नमाज के लिए देर हो रही है। वो उठी, 5 मिनट में वजू करके आई। जैन जो इसका वेट कर रहा था, इसके आते ही वजू करने चला गया। वो आया तो नूर वैसे ही खड़ी थी, तो इसने वजह पूछी। मैं आपके साथ नमाज पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए आपका इंतजार कर रही थी, इसने धीमे लहजे में कहा। फिर दोनों ने मिलकर नमाज अदा की। नमाज पढ़ के नूर कुरान पाक की तिलावत करने लग गई तो जैन इसके पास बैठ गई। इसने इसे इशारे से ऊंची आवाज में पढ़ने का कहा। वो जो सूरह रहमान की तिलावत कर रही थी, इसके कहने पर जरा बुलंद आवाज में पढ़ने लगी। तिलावत खत्म करने के बाद दोनों थोड़ी देर के लिए लेट गए। फिर दोनों 8 बजे उठे। फ्रेश होने के बाद नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आए, जहां जैन के दादा जान और नाना जान बैठे इनका इंतजार कर रहे थे, साथ सुबह का अखबार पढ़ रहे थे। इन दोनों के आने पर उन्होंने नाश्ता शुरू किया। नाश्ता करने के बाद सब ड्राइंग ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे। हम आपको कुछ बताना चाहते हैं नूर बेटा, आपके घर वाले यहाँ आ रहे हैं रहने के लिए। हमने भी बहुत मुश्किल से इनको यहाँ रहने के लिए राजी किया है। आपसे इसलिए कह रहे हैं, आप इनकी बेटी हैं, आपकी बात जरूर मानेंगे। कुछ अर्से की बात है, जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो फिर जैसा इनको ठीक लगे वैसा ही होगा। और आप भी तो कुछ अर्सा घर से बाहर नहीं निकल सकती, इनसे मिलना नहीं हो सकेगा, इसलिए इनको यहाँ बुला रहे हैं। आज शाम तक या कल सुबह तक वो लोग आ जाएंगे। आप इनके रहने का इंतजाम बुआ से कहकर करवा लें। वो जो जो रूम साफ करवाने हैं करवा लें। बुआ के साथ मिलकर खाने का इंतजाम वगैरह भी कर लें। अब ये आपका अपना घर है, जो दिल चाहे कर सकती है। आलम साहब ने नूर को हिलात से आगाह किया। आपके दादाजान ठीक कह रहे हैं, आप अब इस घर का फर्द हैं। आपको कोई काम भी करना हो, किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। आराम से रिलैक्स होकर जो चाहे करें, कोई रोक टोक नहीं है। फिरोज साहब ने भी इसको समझाया। नूर ने बुआ मुलाजमा के साथ मिलकर 2 रूम साफ करवाए, एक अपने माँ और बाबा के लिए और एक भैया भाभी के लिए। इनका एक ही बेटा था, उफान, जो कि नूर के साथ बहुत अटैच था। वो 2 साल का था और समझदार और शरारती था। इसको काम करते शाम के 4 बज गए थे। वो फ्री होकर फ्रेश हुई, भाभी को भी कॉल मिलाई। कब आ रहे हैं आप लोग, भाभी साहब वेट कर रहे हैं, इसने पूछा। हम लोग निकलने लगे हैं, तुम्हारा ससुराल से गाड़ी भी आ गई है, ड्राइवर ने सारा सामान गाड़ी में रख दिया है, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, भाभी ने तफसील से बताया। नूर किचन में बुआ के पास आई, इनके साथ मिलकर खाना बनवाया। वो फारिग थे। अपने रूम में आकर इसने वजू किया, असर की नमाज अदा की। एक नफीस और खूबसूरत काम वाला लेमन कलर का सूट निकाल कर चेंज किया। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। जैन दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। नूर के बाल हम बनाते हाथ थम गए। इसके बाल किसी ने आज तक नहीं देखे थे। इसके बाबा और भाई के सामने भी आज तक इसने दुपट्टा नहीं उतारा था। इसके बाल बहुत खूबसूरत और लंबे थे, कमर से भी नीचे आते। इसने हमेशा अपने बाल बांध के रखे, कभी खुले नहीं छोड़े। अब भी जैन के सामने आके आने से वो घबरा गई थी। जैन जो कि अपने ही ध्यान में अंदर आ रहा था, एक कदम इसे देखकर चौंक गया। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि इससे नजर ही नहीं हट रही थी। लेमन कलर के एम्ब्रॉयडरी के सूट में लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक और आंखों में काजल की खूबसूरत लाइन। वो तो जैसे मिसमराइज हो गया। वो वैसे ही चलता हुआ इस तक आया। इसका रुख अपनी मोड़ कर अपनी तरफ किया। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, क्या बात है, आज तो बड़ी स्पेशल तैयारी की है, कोई खास बात है। इसने थोड़ी सी पकड़कर इसका झुका सर ऊपर किया और इसकी आंखों में देखते हुए पूछा। ऐसी बात नहीं है, वो मेरे घर वाले आ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा तैयार हुई हूँ, इसने काम लहजे में कहा। ओ, तो ये मेहरबानी इसलिए हुई है, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही इनको ले आता। कम से कम अपनी बीवी का इतना खूबसूरत रूप तो देखने को मिलता। वैसे अगर मैं फरमाइश करूँ रोज़ मेरे लिए इतना सजने संवरने की, तो क्या आप मेरे लिए रोज़ाना ये तकल्लुफ़ कर सकती हो? मुझे बहुत खुशी होगी जब आप मेरे लिए ये तैयारी करेंगी। जैन ने इसके माथे पर बोसा देते हुए खूबसूरत लहजे में अपनी बात मुकम्मल की। जैन फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला गया। नूर कामते हाथों से अपने बाल समेटने लगी। दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने दरवाजा खोला तो मुलाजमा ने इससे सबके जहाँ जाने की इतला दी। पहले तो वो जाने लगी, फिर ये सोचकर रुक गई कि जैन के साथ जाएगी। जैन फ्रेश होकर आया तो इसको बेड पर बैठे देख इसकी तरफ आ गया। कहीं नहीं, अभी आप अब तो सब लोग आ चुके होंगे, जैन ने इससे पूछा। वो, मैं आपका इंतजार कर रही थी, आपके साथ ही नीचे आऊंगी। नीचे, नूर ने सर झुकाकर कहा। चले फिर, मैं नीचे ही जा रहा हूँ। जैन ने इसका हाथ अपने हाथ में लिया
वो दोनों नीचे आए तो सब ड्राइंग रूम में बैठे थे। उन्होंने सबको एक साथ सलाम किया, सब उठ कर नींद से मिले। नूर सबसे मिलकर अपने भतीजे के पास आई तो वो भी इसे देखते ही इसकी दो गोद में आ गए। फान तो इसे देखते ही चेखने लगा, कभी इसके मुंह पर हाथ रखता तो कभी इसको प्यार करता, जैसे यकीन करना चाह रहा हो कि आया ये इसकी फूफो ही है ना। सब इन दोनों का ही प्यार भरा अंदाज देख रहे थे। सबके लिए रिफ्रेशमेंट बुआ मुलाजमा के साथ मिलकर लगवा चुकी थी। नूर बेटा सबको इनके कमरे दिखा दिए, थक गए होंगे, दिखाइए सब थक गए होंगे। आलम शाह ने कहा, नहीं नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं थके, आप लोग परेशान ना हो। फारूक साहब ने जल्दी से कहा, चलें फिर खाना लगवा दें, सब एक साथ खाएंगे। इतने कितने सालों बाद आज हमारे घर में यूं रौनक लगी है, सब लोग इकट्ठे हुए हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। आलम साहब ने दिल से कहा, ये तो आपका ज़र्फ है शाह साहब, हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं, आप सैयद लोग हैं, यहाँ के गद्दी नशीन रहे हैं, अब आपके पोते भी गद्दी नशीन है। ये तो हमारी बेटी की किस्मत है, अच्छी है कि आपको इसको आप जैसे अच्छे लोग मिले हैं। मैं तो अपने अल्लाह का इतना शुक्र अदा करूँगा मैं कि इसने मेरी बेटी का इतना अच्छा नसीब लिखा है। फारूक साहब शुक्रिया अदा करते हुए बोले, हमें बहुत मायूस किया है आपने, आइंदा ऐसी बातें मत कीजिएगा। शुक्रिया तो हमें अदा करना चाहिए कि हमें इतनी प्यारी और अच्छी लड़की मिली है अपने पोते के लिए, बहुत नेक बच्ची है आपकी, हमें तो ढूंढने से भी नहीं मिलनी थी। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि इसने हमें जरिया बनाया बच्ची को बचाने का, और वो हमारे पोते की ज़िंदगी में बाहर बनकर आई है। आलम शाह बोले, ये तो देखने वाली की नज़र है, आप लोग खुद इतने अच्छे हैं इसलिए सबको अपनी नज़र से देखते हैं। फारूक साहब ने कहा। खाना खाने के बाद सब लोग ड्राइंग रूम में आए। नूर सबके लिए चाय बनाने चलेगी क्योंकि सब मुलाजमाएं बुआ के साथ बर्तन बर्तन समेटने में लगी हुई थी। वो सबके लिए चाय बना के लाई। सब ने इसकी चाय की बहुत तारीफ की। रात के 10 बजे सब सोने के लिए जा रहे थे। नूर ने पहले अपने माँ बाबा को इनका रूम दिखाया, फिर भैया भाभी को इनके रूम में ले गई। तुम्हारा घर तो बहुत ही खूबसूरत नूर, बहुत खुश किस्मत हो तुम, तुम्हारे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, भाभी इश्तियाक से बोली। घर का मुझे नहीं पता लेकिन दादा जान और नाना जान बहुत ही अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बिल्कुल बेटी की तरह, वो बोले। और आपके शौहर है नामदार, क्या वो अच्छे नहीं है, तुम्हारा ख्याल नहीं रखते, भाभी ने शरारत से कहा। ऐसी तो कोई बात नहीं है भाभी, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो शर्म से सर झुकाकर बोली। ओए होए, क्या बात है भाई तुम्हारे वो उन्होंने फिर से शरारत की। भाभी प्लीज नहीं करे ना। नूर तो शर्म से सर ही नहीं उठा सके। अच्छा भाई कुछ नहीं कह रही, अब जाओ, जैन भाई इंतजार कर रहे होंगे। वो मुस्कुराहट दबाकर बोली। भाभी वो बेबसी से बोली, अच्छा अच्छा नहीं कह रही कुछ, अब जाओ, रात बहुत हो गई। वो मुस्कुराई और इसे जाने का कहा। वो रूम में आई तो जैन बेड पर लेटने के अंदाज में बैठा कोई किताब पढ़ रहा था। इसको देखने के बाद किताब साइड टेबल पर रखती। बहुत देर कर दी आने में, आपने बहुत खुश लग रही हैं आज, जैन ने इसके खुशी से लाल होते चेहरे को देखकर कहा। इसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। जी भाभी से बातें कर रही थी, वक्त का पता नहीं चला, और अपने वालों से इतने दिन बाद मिल रही हूँ, पहले इनके बगैर कभी एक दिन भी नहीं रही, इसलिए नूर बोली। आपकी खुशी का अंदाजा आपके चेहरे से लगाया जा सकता है, वैसे भी हमारे घर में कोई होता नहीं है आपको कंपनी देने के लिए, आप घर में अकेली बोर हो जाती होंगी। अब जितने दिन आपके घर वाले आपके साथ हैं आपका भी दिल लगा रहेगा। जैन ने इसकी दिलजोई की। अब सो जाएं, सुबह जल्दी उठना है, 11 तो बज गए हैं, जैन ने बात खत्म करते हुए कहा। सुबह 8 बजे सब नाश्ते पर मसरूफ थे। फान बार हर बार की तरह आज भी नूर के हाथ से नाश्ता करने में मसरूफ था। ये इसकी शुरू से आदत थी, अपने माँ से ज्यादा वो नूर से अटैच था, ज्यादातर इसी के पास पाया जाता है, अब इसको आदत ही पड़ गई थी। नूर का भी सारा दिन इसी के गिर्द घूमना, कभी कभी तो इसकी वजह से अपने कामों को गौर कर जाती है, और कभी कभी तो खाना भी छूट जाता है। इस पर जो खुशी इस नन्ही जान से इसको मिलती है वो सारे दिन की थकन उतार देती। ज्यादा याद वो फान को करती। सब नाश्ता करने के बाद बारी बारी ऑफिस चले गए। दादा जान और नाना जान की 9 बजे इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। जैन ने इनको बाद में ज्वाइन करना था। उनके बाबा जो कि कॉलेज में क्लर्क थे इसलिए उन्होंने 9 बजे पहुंचना था, और इसके भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, बहुत ही अच्छी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर थे। आपने ब्लैक कलर की फाइल देखी है रूम में, मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही, इसलिए आपसे पूछा। जैन ने सीढ़ी पर खड़े होते हुए जल्दी से पूछा। नहीं मैंने तो नहीं देखी, लेकिन मैं ढूंढ लेती हूँ, रूम में ही होगी। वो इसकी तरफ ध्यान दिए बगैर ऊपर गई। वो भी पीछे आ गए। यहाँ तो नहीं है कहीं भी, आपने लास्ट टाइम कहाँ रखी थी। नूर हर जगह ढूंढ कर बोली। वो फाइल कहीं नहीं थी। ये रही वो फाइल, मिल गई, कब से ढूंढ रहा था, नजर ही नहीं आ रही, अब मिल गई, अब मिली है। जैन ने इसका बाजू पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया। वो जो समझने की कोशिश कर रही थी कि कहाँ मिली फाइल, इसके हाथ में भी नहीं थी, इसके ऐसा करने से वहीं जम गई। कहाँ है वो फाइल, मुझे तो नजर नहीं आ रही, वो हकलाते हुए बोली। ये रही मेरे सामने ब्लैक कलर की फाइल, से मैं पढ़ना चाहता हूँ, फिर पर वो मेरे हाथ में ही नहीं आ रही। जैन के ऐसा बोलने से इसने खुद को देखा तो आज ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था। इससे अब सारी समझ आ गई कि वो इसकी तवज्जो खुद पर करवाने की कोशिश में है, जिसे वो कल से इग्नोर कर रही थी। इसे अब खुद को देखकर याद आया, इसने ब्लैक ड्रेस पहना है। जैन इसके हाथ दोनों बाजू पकड़कर करीब लाया और उसकी पेशानी पर झुक गया, जबकि वो तो शर्म से आंखें ही झुका गई। जैन जा चुका था और वो बेड पर बैठी अपनी सांसें बहाल करने में लगी थी। जब इसके आवाज बहाल हुए तो अपने माथे पर रखते शर्मिंदी सी मुस्कान इसके चेहरे को छू गई। शाम में जब जैन शाह अपनी दादा और नाना जान के साथ वापस आया तो वो बहुत खुश था। सब मिलकर खाना खाने बैठे थे। हमारी बेटी तो सच में हमारे घर का नूर बनकर आई है। आज हमारे पोते को इसका ड्रीम प्रोजेक्ट मिल गया है जो कि करोड़ों की मालियत का है। खाने के बाद सबका मुंह मीठा करवाएंगे इस खुशी में। कल का डिनर हमारी तरफ से सब बाहर मिलकर करेंगे। सैयद आलम शाह ने सबको अपनी खुशी का इजहार किया। जैन शाह का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसमें इसने गरीब लोगों के छोटे छोटे लेकिन खूबसूरत घर बनाने का खुद से ऐड किया था। इस दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो कुछ अच्छे भी हैं, जैसे कि इसने अपना प्रोजेक्ट पेश किया हशमत खान ज़ादा, जो कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट
थे अपने बेटे इब्राहिम खानज़ादा और पोते अजान खानज़ादा के साथ, और दूसरी तरफ आबाद रऊफ़ अपनी बेटी जिया रऊफ़ के साथ शामिल थे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को खूब सराहा और अपनी अपनी रजामंदी भी जाहिर की। हशमत खानज़ादा सैयद आलम शाह और फिरोज शाह को काफ़ी सालों से जानते थे और कारोबार कारोबार की वजह से इनका एक दूसरे के ऑफिस में आना जाना लगा रहता था। काफ़ी प्रोजेक्ट्स उन्होंने एक साथ किए थे। सैयद जैन शाह के वलीमे पर भी आए थे, चूँकि इन दोनों वो काफ़ी बिजी थे इसलिए जल्दी चले गए थे। बहुत बहुत मुबारक हो जैन बेटा, खूब तरक्की करो, शादी की भी बहुत मुबारक हो आपको। किसी दिन लेकर आइएगा हमारी बहू को घर, अब तो आना जाना लगा रहेगा। हशमत साहब ने कहा। क्यों नहीं भाई हशमत साहब, इतने सालों का साथ है हमारा, जरूर आएंगे बच्चे, आलम साहब ने कहा। दूसरे दिन वो सब ऑफिस से जल्दी आ गए थे। तैयार होने में 2 घंटे कैसे गुजरे पता नहीं चला। नूर खुद तैयार होकर नीचे आ गए, जैन शाह भी अभी फ्रेश हो रहे थे। वो भाभी के रूम में आए तो फ़ान इनको तंग कर रहा था। वो तैयार हो रही थी और वो बार बार इनकी तैयारी खराब कर रहा था। फ़ान तैयार हो गया है भाभी, मैं इसे अपने साथ अपने कमरे में लेकर जा रही हूँ, तब तक आप तैयार हो जाए वरना ये तंग करता रहेगा आपको तैयार भी नहीं होने देगा। नूर इसे गोद में लेते हुए बोली। वो भी झट से इसकी गोद में चढ़ गया। बहुत शुक्रिया नूर, तुम आ गई, वरना तो मैं आज घर ही रह जाती। कब से तंग कर रहा है, इसको मैंने कब से तैयार कर दिया है लेकिन ये मुझे तैयार होने नहीं दे रहा। वो परेशानी से बोली। तैयार हो जाए अब आप, मैं इसे लेकर जा रही हूँ। नूर इसे लेकर अपने रूम में आ गई। वो चूंकि तैयार हो गई थी, इस बस गाउन पहनना था जिस जॉब इसने पहले सेट कर लिया था, बस पल्लू चेहरे पर करके पिन लगानी थी। वो आई तो जैन अपनी घड़ी पहन रहा था। इसे देखते ही इसके पास बैठ गया, बेड पर बैठ गया। ये तो आज बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, जैन अफान को देखते बोला। इधर आए अंकल के पास। इसने अपने दोनों हाथ आगे किए गोद में लेने के लिए, पर वो नूर से चिपक गया। वो अजनबी के पास नहीं जाता था। जाओ फी अंकल के पास। नूर ने इसे जैन की गोद में दिया। जैन इसे पढ़कर अफान के गाल को चूमने के लिए झुका। अफान ने वैसे ही अपना चेहरा पीछे कर लिया। नूर जो के पीछे हटने वाली थी, जैन की लब इसके गाल छू गई। सब इतना अचानक हो कि दोनों ही घबरा गए। जैन इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अफान को लेकर रूम से चला गया, जबकि नूर जो अभी तक सकते में थी, दरवाज़ा जोर से बंद होने की आवाज़ पर होश में आई, जो कि जैन ने इसे होश में दिलाने के लिए बंद किया था ताकि वो इस सकते से निकल सके। इसने होश में आते ही अपने इसी गाल पर हाथ रखा। इसे पता था जैन ने जानबूझकर नहीं किया। अफान के लास्ट मोमेंट पर पीछे हटने से हुआ था ये सब। वो तो बस ये सोच रही थी कि अब वो इसका सामना कैसे करेगी। वो सबको अपने रेस्टोरेंट में लेकर आए, जो कि बहुत बड़ा और अच्छा, वहाँ पर्दे का भी पूरा इंतजाम था। इनको लहदा फैमिली कैबिन में ले गए। मेन्यू देख लें सब, फिर जिसने जो ऑर्डर करना है बता दें। सबने मेन्यू देखा पर कुछ समझ नहीं आया क्या ऑर्डर करें। जैन ने खुद ही सबके लिए ऑर्डर देकर इनकी मुश्किल आसान की। सबसे पहले वेटर ने जूस पेश किया, इसके बाद 3-4 वेटर्स ने खाना लगाया। मलाई बोटी, ग्रेवी चिकन, सब्जी यखनी, पुलाव और लजानिया इनके से आगे पेश किया गया। सबने बड़ी रगबत से खाना खाया। इनको सब कुछ बहुत अच्छा लगा और दिल खोलकर तारीफ भी की। रात 10 बजे वो लोग घर के लिए निकले। टोटल 5 गाड़ियाँ थी, फ्रंट वाली दोनों गार्ड्स की और सेंटर वाली दोनों में फैमिलीज थी, और लास्ट वाली भी गार्ड्स की थी। कुछ गड़बड़ लग रही है सर, 2 गाड़ियाँ हमारा पीछे कर रही हैं। इनके पास भारी मिकदार में असला भी है। अभी हमने इन्हें शक नहीं होने दिया कि हमें पता चल गया है। वो हमारे ताकुब में, आप बताइए क्या करना है। गार्ड ने बिना घबराए जैन को फ़ोन किया। मैं कमिश्नर साहब को फ़ोन करता हूँ, तुम अभी किसी को शक ना होने देना, ऐसे ही चलते रहो। अभी फैमिली साथ है, वरना अभी इनको बताते हैं कि हमारा पीछे करने का अंजाम क्या होता है। जैन शाह ने कहा। वो बिना किसी को पता चले इन सब का ध्यान डाइवर्ट करके सबको घर पहुंचा गया और कमिश्नर साहब को सारी सूरत हाल से आगाह किया। वो अपने रूम में जाने लगा तो आलम शाह ने इसे पुकारा। वो स्टडी रूम की तरफ बढ़ गए। जब वो अंदर आया तो फिरोज शाह भी बैठे थे। आए बरखुरदार बैठे, बहुत बड़े हो गए हैं, अब अपने बड़ों से भी बातें छुपाने लगे हैं। बताना पसंद करेंगे वापसी पर कौन लोग थे, या हम अपने सर्विस सोर्सेज इस्तेमाल करें। हमने अभी तक पता नहीं करवाया क्योंकि हम आपके ज़ुबानी सब कुछ सुनना चाहते थे। आलम शाह ने इसका चेहरा खोजते हुए पूछा। आपको कैसे पता चला, जिस सब जबकि मैंने गार्ड्स को मना भी किया था, फिर भी उन्होंने आप दोनों को बता दिया। इसने कहा। अगर आप भूल रहे हैं तो हम आपको याद करवाते हैं कि हमारी सारी ज़िंदगी इन चीज़ों से होकर गुजरी है। आज जिस मुकाम पर हम हैं इन सब से निकल कर पहुंचे हैं, तो तुम अभी इसमें दाखिल हुए हो। हमें गार्ड्स ने कुछ नहीं बताया। जब वो गाड़ी हमारा पीछे करी थी तब हमें तभी पता चल गया था। हम सबको परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए किसी को पता नहीं चलने दिया। आप बताएं कौन लोग थे, वो क्या चाहते थे। आलम साहब के चेहरे पर सख्ती थी। आई एम सॉरी दादाजान, मैं बस इतना चाहता था कि सब लोग परेशान ना हो, खासकर नूर और इसके घर वाले। नूर को तो अभी तक कुछ नहीं पता, और उसके घर वालों को भी मैंने छोटा सा मसला है कि कहकर टाल दिया था। वो बहुत डेंजरस हैं, इनकी जड़ें काफ़ी फैली हुई हैं और बैकग्राउंड भी बहुत मजबूत है। लेकिन आप परेशान ना हो, कमिश्नर साहब शुरू से ही इस केस में इन्वॉल्व है। मैं भी पर्सनली सब कुछ हैंडल कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैन ने इनकी परेशानी ख़त्म करने की कोशिश की। आपकी बात ठीक है बेटा, लेकिन ख्याल से सब कुछ कीजिएगा। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारी किसी मदद की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा। फिरोज शाह ने इसको हौसला देते हुए कहा। जैब नूर आपका इंतज़ार कर रही होगी, अब ख्याल रखिएगा, रखा कीजिए। आपकी एक अदद बीवी है जो आपकी जिम्मेदारी है, और बीवी को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते। उन्होंने इसे रूम में भेजा। वो रूम में आया तो नूर नमाज पढ़कर जाए नमाज तय लगा रही थी। वो बेड पर आकर बैठ गया। नूर भी बेड की दूसरी तरफ बैठी सूरह वाक़या की तिलावत कर रही थी। इसने कुरान पाक गिलाफ में लपेट कर कबर्ड में रखा और बेड पर आकर लेट गई। सोने लगी हैं, बात नहीं करेंगी आज। जैन ने इससे पूछा। नींद आ रही थी, काफ़ी लेट भी हो गए हैं, सुबह जल्दी उठना होता है इसलिए सोने लगी हूँ, नूर ने आहिस्ता से कहा। वो बात करते वक्त हिचकिचा रही थी।
सुबह वाला इत्तेफाक इसके ज़हन में नहीं था, इसलिए वो इससे नॉर्मल अंदाज से बात कर रहा था, या फिर वो बोलने की एक्टिंग कर रहा था। नूर समझ नहीं पाई, जबकि जैन के तो जहन में तो इस वक्त कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहा था जब तक सारा मामला हल नहीं हो जाता नूर और उसकी फैमिली को बात नहीं जाने देगा। वो बात तो सुने फिर सो जाएगा। इधर आए, जैन ने कहा। वो इसके पास आई तो इसे बेड पर बैठने को कहा। क्या बात है, बहुत चुप है? बाहर जाना अच्छा नहीं लगा या खाना पसंद नहीं आया? जैन ने इसका हाथ पकड़ते पूछा। ऐसी बात नहीं है, खाना बहुत अच्छा था और बाहर जाकर बहुत मज़ा आया। काफ़ी टाइम बाद फैमिली के साथ बाहर गई हूँ, बस बस नींद आ रही थी इसलिए। और कोई बात नहीं है, वो बोली। आज बहुत खूबसूरत लग रही थी आप। पता है मैंने इतना टाइम कैसे खुद को रोका हुआ था आपकी तरफ देखने से, सबके सामने आपको देखने से परहेज़ किया, लेकिन अब रूम में आपको जितना दिल चाहे देख सकता हूँ, आपको कोई परहेज़ नहीं है। जैन ने मुस्कुराते हुए इसे अपने करीब किया। क्या कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसी बातें नहीं करें। वो आहिस्ता से पीछे हटते हुए बोली। क्या हुआ, क्या अब मैं अपनी बीवी को देख नहीं सकता, तारीफ नहीं कर सकता? जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। प्लीज़, जबकि नूर तो शर्म से ही दूरी हो रही थी। इसके माथे पर पसीना लगेगा। जैन की इसकी बस शानी चूमते पीछे हटा तो इसका शर्म से लाल चेहरा देखकर mesmerize हुआ, क्योंकि इसका चेहरा बिल्कुल लाल टमाटर हो रहा था। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो होश में ही नहीं रहा। कितनी देर से वो इसे देख के गया। नूर, आप तो सच में नूर है, यानी रोशनी, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ये रोशनी मेरी किस्मत में लिखी है, क्योंकि ये मेरे हिस्से में आई है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत पाकीज़ा चेहरा कभी नहीं देखा। जैन ने इसे कहते हुए खुद में से मोड़ लिया, जबकि वो तो काम रही थी। अब आप सो जाए, मैं नमाज़ पढ़ कर सोऊंगा। जैन ने इसे बेड पर लेटाते हुए कहा। कंबल ओढ़ाया। इसने वज़ू करके नमाज़ पढ़ी, दुआ मांगने लगा। आज वो बहुत डर गया था, बहुत ख़तरनाक लोगों से इसका वास्ता पड़ा था। वो नूर को खोना नहीं चाहता था। अब इसे लगता है कि नूर के बगैर इसकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। आज अगर इसे कुछ हो जाता, ये बात अब वो सोचना भी नहीं चाहता था। इसने नूर की लंबी ज़िंदगी की दुआ की। इसने सोच लिया था कि वो अब वो जल्दी इसका इनका कुछ करेगा। सुबह ही वो कमिश्नर से साहब से मिलने का इरादा रखता था। इसने सोच लिया था वो इंतज़ार नहीं करेगा, बल्कि जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करेगा। इतवार का अतवार था, आज सबको छुट्टी थी। ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। एक बात पूछूं आपसे दादाजान, बुरा तो नहीं मानेंगे? रिदा भाभी ने पूछा। पूछे बेटा, हमें बुरा नहीं लगेगा, आप भी हमारी बेटी हैं अब, और बेटियां इजाज़त नहीं लेती। आलम साहब ने मोहब्बत से जवाब दिया। आपके घर में कोई औरत नहीं है और ना ही लड़की, ऐसा क्यों? रिदा ने पूछा। माजी, सैयद आलम शाह और सैयद फिरोज शाह जल्दी जल्दी पूछती रईस इंसान थे। वो दोनों थे तो कज़न, लेकिन सगे भाइयों से बढ़कर थे, और रहते भी एक ही घर में थे। नूर दोनों के वालिदैन सगे भाई थे। आलम शाह की बीवी इनकी इसकी फूफी की बेटी थी, और फिरोज शाह की बीवी इनकी खालाजाद थी। इत्तेफाक से वो दोनों बचपन की दोस्त थी, और एक ही घर में इनकी शादी हो गई। दोनों देवरानी जेठानी की खूब अच्छी बनी, और इनके घर अमन का गहवारा बन गया। सैयद आलम शाह के दो बेटे थे, सैयद तजम्मुल शाह बड़ा और छोटा मुजम्मिल शाह, जबकि फिरोज शाह की एक ही बेटी थी, दुर्योधन। वो पहली लड़की थी इनके घर की, सबकी लाडली, सबकी जान, क्योंकि वो दोनों की कोई बहन भी नहीं थी, इसलिए सारा प्यार इसके लिए था। सबने इसके लाड उठाए। जमुल और मुजम्मिल जब घर होते तो सारा दिन इसके गिर्द घूमते। दिन गुजरते गए, दिन महीनों में बदले, महीने सालों में। तजम्मुल जवानी की सरहदों को छूने लगा। वो जैसे जैसे परवान चढ़ा, एक और चीज़ थी जो बचपन से ही इसके साथ परवान चढ़ी, और वो थी दुर्योधन से इसकी मोहब्बत, जो बीए कर चुकी थी। अब आगे इसके पढ़ने का कोई इरादा नहीं था। इधर इसकी पढ़ाई खत्म हुई, दूसरी तरफ इसकी शादी की बात शुरू होने लगी। जैसे ही खबर तजम्मुल तक पहुंची, वो भागा भागा अपने वालिदैन के पास आया, अपनी अर्जी पेश की। वहीं इसको पता चला कि इसकी बात इसके बड़ों ने आपस में बचपन से तय कर रखी थी। ये बात सुनकर इसकी खुशी की इंतहा न रही, और आनंद फानंद सब कुछ तय हुआ। और ठीक 15 दिन बाद दुर्योधन इसके कमरे में दुल्हन बनकर इसका इंतजार कर रही थी। वो दोनों इस शादी से बेइंतहा खुश थे। दोनों की जिंदगी इंतहाई पुरस्कून गुजर रही थी। इधर मुजम्मिल को जब अपनी चाचा बनने की खबर मिली तो बेइंतहा खुश हुआ। इसने तो बाकायदा भंगड़ा डालकर अपनी खुशी का इजहार किया। सब इसको मना कर रहे थे कहीं से इसकी कि इसे किसी की नजर न लग जाए। जैन जब पैदा हुआ तो मुजम्मिल बीएससी करके फारिग था। सारा सारा दिन जैन के साथ खेलता। इसे तो जैसे कोई खिलौना मिल गया था। कभी कहता है धन ये मेरे हमेशा मेरे पास रहेगा, कभी कहता है मैं इसको अपना दामाद बनाऊंगा। सारी सी बातें वो सोचता था। जैन जब 2 माह का हुआ तो इसके दोस्तों ने मरी जाने का प्लान बनाया, लेकिन वो जाना नहीं चाहता था। इसके दोस्तों ने ये कहकर मना लिया कि आखिरी महीना फिर पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, पता नहीं कब मौका मिले, इसलिए चलते हैं। इसने ना चाहते हुए भी हामी भर ली। वो जैन को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। अचानक आलम शाह को फ़ोन आया, और वो वहीं ढेर हो गए थे। जमुल जो के पास ही बैठा था, फ़ौरन फ़ोन उठाकर कान लगाया, और आगे से जो खबर सुनने को मिली, पूरे घर में कोहराम बर्पा हो गया। मुजम्मिल जो कि मरी दोस्तों के साथ घूमने गया था, वहाँ के हालात ख़राब हो गए। इनकी वैगन खाई में गिरने लगी थी। इनको रेस्क्यू किया गया। जब मुजम्मिल की बारी आई तो इसने जंप किया, बाकी सब बच गए, जबकि मुजम्मिल के सर बड़े से पत्थर पर लगा, और वो मौका पर ही दम तोड़ गया। 4 कंधों पर घर आया। इसकी माँ को बार बार गशी के दौरे पड़ते। वक्त का काम है गुजर जाना, और वक्त का काम है गुजर जाना, और मजीद 5 साल गुजर गए। जैन अब स्कूल जाने लगा था। इनकी फैमिली में कोई शादी थी। जैन के माँ बाबा नानी दादी शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। जैन ने जाने से मना कर दी, क्योंकि उन्होंने रात को वापस आ जाना था। वैसे भी वो आलम साहब के साथ काफ़ी अटैच था। कभी भी तो इनके पास सो भी जाता। सब शादी बजा चुके थे। फिरोज शाह, आलम शाह और जैन ड्राइंग रूम में बैठे थे। एकदम सारन की आवाज़ इनके दिलों को दहला गई। जो शादी में गए थे सबकी मदद कर पहुंची। गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था।
जब तक कोई इनको अस्पताल पहुंचाता तब तक इनकी रूह परवास कर चुकी थी और घर सारा वीरान करके जा चुके थे। पहले जवान बेटे की मौत और अब सब घर वालों को इस हाल में देखना कयामत से कम न था, लेकिन इन दोनों ने अपने आप को संभाला सिर्फ अपने पोते अपने लख्त जिगर जैन के लिए। उन्होंने हौसले और हिम्मत से फिरोज शाह के साथ मिलकर जैन को इस काबिल बनाया कि वो आज इस मुकाम पर पहुंचा। इन दोनों की मेहनत रंग लाई और जैन ने भी इन दोनों को सर झुकने नहीं दिया। बहुत कुछ खोया है, अल्लाह आपको सब्र दे, वरना इन हालात में होशो वास काम करना छोड़ देते हैं। कुछ समझ नहीं आता कि इंसान क्या करे। फारूक साहब ने कहा, सही कह रहे हैं आप, लेकिन अगर फिरोज शाह का साथ ना होता तो मैं कब का टूट चुका होता। हम दोनों ने अपना खानदान खोया और एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को टूटने से बचाया, खुद को बिखरने से बचाया और समेटा तो सिर्फ जैन के लिए, माँ बाप बनकर इसको समेटा। अब जैन को इस पोजीशन में देखकर दिल को सुकून मिलता है, दिल को बहुत खुशी मिलती है, फख्र होता है। आलम साहब ने जवाबन कहा, आप ठीक कह रहे हैं, वरना आजकल के लड़के जिस बेरा रवि का शिकार है, बहुत दुख होता है इनको देखकर। ये तो आपकी तबीयत तरबियत है जो आपके पोते इतने नेक और अच्छे दिल के हैं, मालिक हैं। आज कैसे कल ऐसे जवान कहाँ मिलते हैं, फारूक साहब ने कहा। सुबह उठते ही जैनब ने सारे काम निपटाकर कमिश्नर साहब से मिलने गया। इनसे सारी अपडेट्स लेने के बाद सारा प्लान डिस्कस किया, तसल्ली की लेने के बाद अब वो घर रवाना हुआ। अभी वो घर से 10 मिनट की दूरी पर था कि एक गाड़ी जानबूझकर इसे टक्कर मारकर चली गई, जिससे इसकी गाड़ी एक पिलर से जा टकराई। वो ठीक ठाक जख्मी हुआ। इसके गार्ड्स भागकर इसकी गाड़ी पर आए, क्योंकि इसकी इस गाड़ी ने साइड से टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से जैन से गाड़ी संभली नहीं। गाड़ी से फ़ौरन हॉस्पिटल ले गए और आलम साहब को जल्दी से कॉल मिलाकर सारी सूरत हाल से कहा कि आलम शाह फिरोज शाह को साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर से सारी मालूमात ली। परेशानी की कोई बात नहीं, शाह साहब सर पर हल्की सी चोट आई है, इनका सर हल्का सा जख्मी हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि गाड़ी की साइड लगने की वजह से इनको कोई नुकसान नहीं हुआ। आप लोग अब मिल सकते हैं, वो होश में आ चुके हैं। आप चाहें तो इन्हें घर भी ले जा सकते हैं। डॉक्टर ने इन्हें तसल्ली देते हुए घर ले जाने का कहा। तो वो दोनों जैन के पास आ गए तो वो टेक लगाकर बैठा था। सर इसके सर पर मामूली सी चोट आई थी। वो दोनों के पास जा इसके पास जाकर बैठे, ये सब क्या है जैन, कैसे हुआ ये? इसलिए आपको गाड़ी खुद चलाने से मना करते हैं, लेकिन आप अपने शौक की वजह से बाज नहीं आते। देखिए अब अपना हाल इसलिए मना करते थे। खुदा न खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम दोनों का क्या होता? अब हमारा तो आपके सिवा कोई है ही नहीं। हम आप ही हम दोनों की जीने की वजह हैं। आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? आलम साहब ने इसके माथे पर बात हाथ रखते हुए कहा, जबकि फिरोज शाह चुप थे, जैसे इससे नाराज़ हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोनों परेशान ना हो। देखिए आपके सामने बैठा हूँ, बस सर पर हल्की सी चोट लगी है। जैन ने इसे इन्हें तसल्ली दी। ठीक है अब घर चलते हैं, हमने नूर को कुछ नहीं बताया और वो आपको वैसे देख कर परेशान हो जाएगी, बहुत हसास बच्ची है वो। फिरोज साहब ने कहा, ये सब हुआ कैसे? जितना जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ आप गाड़ी एहतियात से चलाते हैं। फिरोज साहब ने पूछा। हम घर वापस आ रहे थे, जब गाड़ियाँ साइड से गुजर रही थी कि एक गाड़ी गुजरते एक साइड से मेरी गाड़ी से हट कर, हिट गाड़ी से हिट करके चली गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि गाड़ी कंट्रोल में नहीं आई और पिलर से टकरा गई, जिससे मेरा सर स्टीयरिंग में से टकराया। जितना मैं समझा हूँ ये एक्सीडेंट प्रॉपर प्लान के तहत हुआ है, जानबूझकर मेरी गाड़ी से टक्कर मारी गई है, जैद ने बताया। हमें भी ऐसा ही लग रहा है, परेशान ना हो, हम सब देख लेंगे। अब हम अपने तरीके से सब हैंडल करेंगे। अब आप अकेले नहीं, हम दोनों आपके साथ हैं, फिरोज शाह ने कहा। घर चलते हैं, आप 2 दिन रेस्ट करना, इसके बाद सोचते हैं क्या करना है। मेरा एक दोस्त कर्नल है, इससे भी बात करते हैं, इसके बाद कुछ करते हैं, आलम शाह ने कहा। वो घर पहुंचे तो शाम के 6 बज रहे थे। सब अभी ड्राइंग रूम में ही बैठे सबके आने का इंतजार कर रहे थे। डिनर सब इकट्ठे करते, जब वो दोनों जैन को लेकर अंदर आए तो इसे जख्मी हालत में देखकर सबके हवास काम करना ही छोड़ गए। सब जैन की तरफ आ गए। सब कैसे हुआ शाह साहब, क्या हुआ है इन्हें? फारूक साहब ने हवास बागता होते हुए पूछा। आप लोग परेशान ना हो, मामूली सी चोट है, कल तक ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने तसल्ली दी है। आलम साहब ने कहा, कैसे परेशान ना हो, कपड़ों पर भी खूब कैसे खून के धब्बे लगे हैं, ये सब हुआ कैसे? फारूक साहब ने पूछा। इनसे गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और सर स्टीयरिंग पर लगने से हल्की सी चोट लग गई, फिरोज साहब ने बताया। अब हम लोगों से कुछ छुपा रहे हैं, ये सब हम लोगों की वजह से हुआ है। हमें बचाने के लिए आप अपने पोते की ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। हम लोग कल ही यहाँ से चले जाएंगे और हम नहीं चाहते हमारी वजह से आपका आखिरी सहारा भी आपसे दूर हो। फारूक साहब ने कहा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? दरअसल वो लोग ये सब वो क्राउड की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे असर और रसूख की वजह से हम जल्दी इन तक पहुंच गए हैं। इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी हम इन तक पहुंच जाएंगे। ये सब भी उन्होंने हमें डराने के लिए किया है, ताकि हम पीछे हट जाएं। वैसे भी आपको लगता है कि हम आप लोगों को इन हालात में अकेला छोड़ देंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप लोग जानते हैं कि हमारी यही छोटी सी फैमिली है। अब आप लोग हमारी फैमिली में शामिल हो चुके हैं, आप लोग हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, आलम शाह ने कहा। आदिल बेटा, आप जैन को इनके कमरे में छोड़ के आए। जैन, आपने नहाने से परहेज़ करना है आज, आलम साहब ने आदिल से कहते हुए जैन को हिदायत दी, क्योंकि वो इसकी नेचर जानते थे। नूर चौके बेड पर बैठी पानी पी रही थी। दरवाज़ा खुलने पर चूकी और जैन को सैलड में देखती इसके हाथ से गिलास छूट कर गिरा, टुकड़े टुकड़े हो गया। इसकी आंखों में रवानी से आंसू जारी हुए और वहीं खड़ी जम गई। आदिल, जो कि नूर के इस रिएक्शन से वाकिफ था, इसे लेकर जैन के पास आया। छोटे शाहजी बिल्कुल ठीक है नूर, बस सर पर हल्की सी चोट आई है, इन्हें नहीं यकीन आ रहा तो खुद छू कर देख लो, तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक खड़े हैं। आदिल ने होश दिलाने के लिए जैन के पास लाकर खड़ा किया। आप परेशान हुई, शुरू से ऐसी ही है,
किसी को तकलीफ में देखकर ऐसे ही जम जाती है, हमें मरीज़ को छोड़कर इसे सँभालना पड़ता है, क्योंकि फिर ये साँस भूल जाती है और अपनी तबीयत ख़राब कर लेती है। आदिल ने इसे आगाह किया और ख़ुद कमरे से चला गया। रूम ऑटोमेटिक लॉक हो गया। नूर, इधर देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। अगर कुछ होता तो क्या डॉक्टर मुझे हॉस्पिटल से जल्द डिस्चार्ज करते? ज़ैन ने इसे कंधों से थामा। बात तो करें, आप मुझे परेशान कर रही हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, देखिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ज़ैन ने इसे झंझोड़ा तो वो होश में आई। आपको क्या हुआ है? ये चोट कैसे आई? ठीक तो है ना? बताएं मुझे। नूर हकलाते हुए इसके जख्म को छूकर देखने लगी, जैसे तसल्ली करना चाह रही हो कि वो ठीक है या नहीं। इधर बैठे, पानी भी और मेरी बात गौर से सुने। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस गाड़ी मोड़ते वक्त हल्का सा झटका झटका लगा और सर स्टीयरिंग को छू गया। हल्की सी चोट है, डॉक्टर ने कहा है कल तक ठीक हो जाएगी। जैन ने इसे पानी पिलाते हुए तसल्ली दी। यहाँ लेटे आप, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध और मेडिसिन लेकर आती हूँ, आप आराम करें। उठते हुए बोली, यहीं यहाँ बैठे, मुझे इस वक्त किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैंने मेडिसिन भी ले लिया है, बस भूख लग रही है, और वो भी मुलाजमा रूम में दे जाएगी। आप सिर्फ रूम में रहें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैन ने इसे अपने पास बिठाते हुए कहा, मुझसे वादा करें जैन, हमेशा अपना ख्याल रखेंगे। मुझसे किसी की छोटी सी भी तकलीफ नहीं देखी जाती। शुरू से ही जब मैं किसी को ज़ख्मी देखती हूँ या तकलीफ में देखती हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मेरे हाथ पाँव जैसे जम जाते हैं और पाँव में ताकत नहीं होती कि इसके पास जा सकूँ। नूर ने जैन से कहा, ऐसा कब से होता है आपके साथ? कोई तो वजह होगी। जैन ने इस्तफसार किया। जी है वजह, मैं 6 साल की थी जब बाबा मुझे बाइक पर स्कूल छोड़ने जा रहे थे। मैंने अपनी आंखों से एक्सीडेंट होते देखा। जिनका एक्सीडेंट हुआ था वो मौका पर ही दम तोड़ गए और हर तरफ खून ही खून था। वो लम्हा आज भी मुझे नहीं भूलता, इसलिए मैं ऐसे रिएक्ट करती हूँ। नूर ने बताया, परेशान ना हो, सब ठीक है, बस आप अल्लाह से दुआ करें, किया करें, सब ठीक हो जाएगा। जैन ने इससे तसल्ली दी। मुझे कोई इजी सी शर्ट निकालने में चेंज कर लूँ, बहुत उलझन हो रही है इसमें, इस शर्ट में। जैन ने इसका ध्यान बढ़ाने के लिए कहा। सॉरी सॉरी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आपको तो घबराहट हो रही होगी, मैं अभी शर्ट लेकर आती हूँ। नूर शर्ट लेकर आई। नहाएगा नहीं आप? अभी जख्म कच्चे हैं, पानी लगने से ख़राब हो जाएंगे। सैन इससे शर्ट लेकर बाथरूम में जाने लगा तो जल्दी से बोली, मैं बस मुंह हाथ धोकर आ जाऊँगा, आप परेशान हो, डॉक्टर ने मुझे मना किया है नहाने से। जैन ने इसे बताया। वो बाथरूम से वापस आया तो शर्ट इसके हाथ में थी। आपने शर्ट क्यों नहीं चेंज की? उन्होंने पूछा। बाजू में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है गाड़ी को झटका लगने से बाजू में तकलीफ हो रही है। हरकत नहीं कर रहा, हाथ मुंह भी इतनी मुश्किल से धोया। जैन ने बाजू दबाते बोला, क्या हुआ, ज़्यादा दर्द हो रहा है? पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपके साथ चलती, मुझे आवाज़ दे देते, आपकी हेल्प कर देती। इधर सोफे पर बैठी नूर जल्दी से बोली। जैन सोफे पर बैठा तो नूर इसके सामने आकर बैठ गई। आहिस्ता आहिस्ता काम थे हाथों से इसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। वो इसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, पलकें भी लरज़ रही थी, लेकिन वो इसे तकलीफ में भी नहीं देख सकती थी, इसलिए अपनी शर्म भुलाए इसकी हेल्प करने लगी। इसने सारे बटन खोल दिए। अब इसकी शायद शर्ट उतारने के लिए इसके और करीब होना था। वो खड़ी हो गई। अब इसके एक बाजू से शर्ट निकालने के लिए इसे झुकना पड़ा। झुकने से इसका चेहरा बिल्कुल जैन के चेहरे के पास आ गया। बाजू ऊपर करके इसके बाजू से शर्ट निकाली। अब दूसरे बाजू की बारी थी। इस बाजू में दर्द की वजह से वो नीचे बैठ गई, क्योंकि वो बाजू ऊपर नहीं हो रहा था। अब इसने दूसरी बाजू से शर्ट निकाली। अब इसे दूसरी शर्ट बनानी थी, जो कि बहुत मुश्किल था। नूर ने इसकी शर्ट के दोनों बाजू जल्दी से पहनाए पे। अब वो फिर से बटन लगाने के लिए इसके सामने बैठ गई। जैन इसकी गैर होती हालत दिलचस्पी से देख रहा था। इसे नूर का शर्माना बहुत अच्छा लग रहा था। वो प्योर मशरकी की लड़की थी, इसका शर्माना, झिझकना, कामना बहुत अच्छा लग रहा था। वो कब से गौर से इसका चेहरा देख रहा था। इसने मशरकी हुस्न बहुत कम देखा था, लेकिन इसको देखकर वो इसे अपनी किस्मत पर नाज़ था। वो अल्लाह का शुक्रगुजार था, इसने एक कीमती और नायाब हीरा इसकी किस्मत में लिखा। दूसरी तरफ नूर कामते हाथों से इसकी शर्ट का आखिरी बटन लगाकर जल्दी से उठने लगी, क्योंकि जैन की शर्ट में से तेज़ परफ्यूम की महक इसके दिमाग में छा गई। अब इससे मजीद रुकना मुश्किल हो गया। इससे पहले वो भागती इसकी नाजुक कलाई जैन के हाथ में आ गई। जैन ने इसे अपने साथ सोफे पर बिठाया, इसका रुख अपनी तरफ करके इसे अपने साथ लगाया। अगर मेरी इतनी फिक्र करती हैं, मेरी तकलीफ आपसे देखी नहीं जाती, मुझे इस हालत में देखकर परेशान हो जाती हैं, तो फिर मुझसे दूर क्यों भागती हैं? मेरे करीब आने से आपको हिचकिचाहट क्यों? जैन ने इसके कान में हल्की सी सरगोशी की, जबकि नूर तो इसकी गंभीर आवाज़ सुनकर कुछ बोल ही नहीं पाई। शर्म से इसकी जुबान दालों से चिपक गई और गला सूखने लगा। बोलनी बोले ना कुछ, मैं सुन रहा हूँ। अगर नहीं बोली तो सजा के लिए तैयार हूँ, जाए, आपको सजा मिलेगी। क्या आप सजा के लिए तैयार हैं? जैन ने फिर से सरगोशी की, जबकि अब नूर बाकायदा लर्ज रही थी। इसने आहिस्ता से सर ना में हिलाया। नहीं बोलेंगी, इसका मतलब आप सजा के लिए रेडी हैं? जैन ने इसकी नाक का उल्टा मतलब निकाला। नूर के कुछ बोलने से पहले ही वो झुका, इसकी आंखों पर, इसके गालों पर, फिर इसकी नाक से। इससे पहले कि वो इसके होंठों पर झुकता, नूर उसके सीने से लग गई, लंबी लंबी सांस लेने लगी। इसने ऐसी सजा का तस्वर भी नहीं किया था। वो नहीं जानती थी कि जैन इस किस्म की जसारत भी कर सकता। वो भाग भी नहीं सकती थी। एक तो इसका बाजू अभी भी जैन की गिरफ्त में था, और दूसरा वो इस हालत में इसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। इससे पहले कि वो कोई बात करता तो दरवाज़ा नॉक हुआ। नूर इससे अलग हुई, खुद को संभाल कर कामते हाथों से दरवाज़ा खोला। बुआ ने मुलाजमा के हाथ खाना भेजा था। नूर ने अपने और जैन के लिए खाना निकाला। दोनों खाना खाकर फारिग हुए। मुलाजमा चाय और कॉफ़ी बनाकर लाई और बर्तन समेट कर ले गई। जैन को सख्त नींद आ रही थी, वो बेड पर जाकर लेट गया। नूर भी चाय खत्म करके इसके बराबर आकर बैठ गई। आपको कुछ चाहिए? मेडिसिन नहीं लेनी है आपने? कहीं दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा? नूर ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप आराम से लेट जाए, मेडिसिन सुबह लेनी है। अब आपकी मेडिसिन डॉक्टर ने नहीं दी, इसने जवाब दिया।
नूर भी बराबर आकर लेट गई, बिना आवाज़ के पढ़कर इसको दम करने लगी ताकि वह सुकून से सो जाए। वो इसे दम करती रही यहाँ तक कि वो सो गया। वो अभी भी जाग रही थी। वो उठी और इसके पास आकर इसके माथे पर लब रख गई। वो सोचने लगी क्या जागते हुए वो ऐसी जिसालत कर सकती थी। आज वो बहुत परेशान हो गई थी। जिसालत में इसने जैन को आज देखा था। जैन को आज देखा था। जैन को आज देखा था। वो इसे परेशान करने के लिए काफ़ी था। वो बचपन से ही काफ़ी खौफज़दा थी। इस एक्सीडेंट के बाद वो घर से बहुत कम बाहर निकलती थी। ज़्यादा वो घर ही पाई जाती थी। इससे अगर इसे कोई बाहर निकलने का कहता तो भी नहीं जाती। इसकी शॉपिंग वगैरह हर चीज़ आज तक इसकी अम्मी करती आई और फिर इसकी भाभी भी करने लगी। और शादी के बाद इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हर चीज़ इसके रूम में मौजूद थी। पूरी की पूरी कबर्ड हर चीज़ से भरी पड़ी थी। वैसे भी इसे शॉपिंग का कोई ख़ास शौक भी नहीं था। जैन की सुबह सवेरे आँख खुली तो देखा नूर इसके बिल्कुल करीब होकर सो रही थी और इसकी एक हाथ को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था हुआ था। इसने मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। इसे अपनी और नूर की नमाज कज़ा होने का अफसोस हुआ। इसने आस्ता से नूर का कंधा हिलाया। उठ जा नूर, सुबह हो गई, हम दोनों की नमाज भी कज़ा हो गई है। आज 8 बज रहे हैं, उठे। जैन ने इसे वक्त का एहसास दिलाया। क्या 8 बज गए? मैं इतनी लेट सोती रही। वो जल्दी से हड़बड़ी में उठी। इसका दुपट्टा सर से फिसल गया। आराम से क्या कर रही है? मैंने इसलिए तो नहीं जगाया आपको कि आप ऐसे हवास बाख्ता हो जाए। जैन ने इसका हाथ पकड़ते हुए इसे होश दिलाया। वो मैं कभी इतनी देर तक सोई नहीं ना, इसलिए, और मेरी नमाज भी तो कज़ा हो गई। आज तक मैंने कभी नमाज कज़ा नहीं की। नूर अफसरदा सी बोली। मैंने भी कभी नमाज कज़ा नहीं की, आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। जैन ने इसे बताया। वो उठी फ्रेश होकर आई तो जैन भी फ्रेश होने के लिए जाने लगा। मैं आपकी हेल्प कर दूँ? रात को भी आपके बाजू में दर्द था, वो आहिस्ता से जैन से बोली। मैं कोशिश करूंगा, अगर नहीं हुआ तो आपको बुला लूंगा, वो बोला। 5 मिनट गुजरे तो इसे जैन की आवाज़ आई। वो इसे अंदर बुला रहा था। वो अंदर गई तो उसकी शर्ट गीली हो चुकी थी और बाजू दबाकर खड़ा था। वो जल्दी से इसके पास आई। क्या हुआ? मैंने आपसे बोला भी था लेकिन आपने नहीं सुनी। देखी सारी शर्ट गीली हो गई। वो इसके पास आकर बोली। नूर ने इसका मुंह धुलाकर टॉवल से साफ किया। इसकी शर्ट की बटन खोलकर इसे उतारा। रूम में चले, आपको दूसरी शर्ट चेंज करवाती हूँ। नूर इसका बाजू थाम कर रूम में ले आई। ड्रेसिंग रूम से शर्ट निकाल कर लाई और इसे सोफे पर बैठने को कहा। इसे शर्ट पहनाकर नीचे ले आई। सब ड्राइंग रूम में बैठे इनका इंतजार कर रहे थे। दोनों ने सबको सलाम किया। सबने बारी बारी इसकी तबीयत पूछी। इनके बाजू में रात से बहुत दर्द रहा है दादाबू, अभी भी दर्द है। बाजू हरकत नहीं कर रहा। कहीं कोई अंदरूनी चोट ना आ गई हो। मैं कह रही थी एक बार डॉक्टर को दिखा लें, तसल्ली हो जाएगी, नूर ने मुखातिब करते हुए कहा। आपने बताया क्यों नहीं? रात को हम डॉक्टर को घर बुला लेते। रात से दर्द हो रहा है और अब भी नूर ना बताती तो आप भी ना बताते। ऐसी लापरवाही आइंदा नहीं होनी चाहिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वो ज़रा गुस्से से बोले। आप लोग नाश्ता कर लें, फिर जैन को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, फिरोज साहब ने कहा। तकरीबन 11 बजे वो इसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मायना करने के बाद ने तसल्ली दी। परेशानी की कोई बात नहीं शाह साहब, बाजू पर हल्का हल्का सा दबाव पड़ा है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। मैं क्रीम दे देता हूँ, इन्हें धूप में बिठाकर 2 दिन मसाज करें तो बाजू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक बात कहना थी। मैं चाहता हूँ कि ये बात आपके इल्म में हो। ये मुझे एक्सीडेंट कम और किसी का प्लान ज़्यादा लग रहा है। उन्होंने प्लान के तहत मामूली सा हिट आप लोगों को डराने के लिए किया, जाके जिस काम से इनको खतरा है इनसे आप पीछे हट जाएं। मैं एक डॉक्टर हूँ, हर तरह के केस आते हैं मेरे पास। साफ बता सकता हूँ कि एक्सीडेंट किस नौयत का होता है। बाकी जैसे आप लोगों को ठीक लगे कीजिए। डॉक्टर ने अपने तजर्बे के मुताबिक इनको बात से आगाह किया। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है डॉक्टर साहब, न हमने कभी किसी का बुरा किया है, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। क्या हम इसे घर ले जा सकते हैं? आलम साहब ने बात समेटते कहा। जी जी बिल्कुल लेकर जा सकते हैं। ये क्रीम है, आप लोग 2 टाइम मालिश करते रहें, देखिएगा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने इन्हें जाने का कहा। उन्होंने जैन को घर छोड़कर सब कुछ तसल्ली दी और ऑफिस चले गए। चूंकि सर्दियों का मौसम था, जनवरी के शुरू के दिन थे, नूर और जैन ऊपर आ गए। चूंकि बाहर सिक्योरिटी थी, इस घर के अंदर मर्दों को आने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए ऊपर छत पर ही सब बैठते थे। नूर क्रीम साथ लेकर आई। अब फिर से जैन की शर्ट उतारनी थी ताकि इसे क्रीम लगा सके। इसने शर्ट उतार कर टेबल पर रखी। वो सिर्फ बुनियाद में था। इसने जैन के बाजू पर मालिश करनी शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता नरम हाथों से इसके बाजू को दबाकर मालिश कर रही थी। चुप क्यों रहती हैं नूर आप? लड़कियां तो इतना बोलती हैं कि चुप नहीं होती, और आप तो बिल्कुल ही बात नहीं करती। कि आप खुश नहीं हैं इस रिश्ते से? जैन ने पूछा। ऐसी बात नहीं है, मैं शुरू से ही बहुत कम बोलती हूँ, फिर घर से भी कभी ज़्यादा दूर नहीं रही, इसलिए वो बोली। 2 बजने वाले हैं, कुछ खाएंगे तो बना दूँ? नाश्ता बना दूँ? लंच का टाइम भी हो गया है, बुआ की हेल्प भी करवा दूँगी। उन्होंने पूछा। नीचे ही चलते हैं, वैसे भी 2 घंटे काफ़ी हैं। अब बेहतर फील कर रहा हूँ, आराम से सबके साथ खाना खाएंगे। वैसे भी बुआ ने सब बना लिया होगा, वो 1:30 बजे दोपहर का खाना बना लेती हैं, जैन ने इसे कहा किया। वो दोनों नीचे आए तो भाभी अफवान के साथ ऊपर आ रही थी। अरे आप दोनों तो नीचे आ गए, मैं आप दोनों को बुलाने ही आ रही थी, खाना लग गया, बस आपका इंतजार कर रहे थे। वो सब खाना खाकर फारग हुए, ड्राइंग रूम में जाने लगे तो रीता भाभी चकरा कर ज़मीन बॉस हो गई। वो दोनों जल्दी से इनकी तरफ भागे, इन्हें उठाकर रूम में ले आया। जैन ने जल्दी से फैमिली डॉक्टर को कॉल मिलाई। लेडी डॉक्टर 20 मिनट में पहुंची। इन्हें रूम में जाने का कहा। डॉक्टर चेक करके बाहर आई तो दोनों परेशानी से टहल रहे थे। क्या हुआ? इन्हें कोई परेशानी की बात तो नहीं है? अचानक क्यों बेहोश हो गई? नूर इनकी तरफ आते हुए बोली। परेशानी की बात नहीं, कमजोरी की वजह से चक्कर आए हैं।
बाय द वे खुशखबरी है, बहुत बहुत मुबारक हो, वो माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई। जैन ने इन्हें शुक्रिया कहा क्योंकि वो किसी का घर में जाकर चेकअप नहीं करती थी। इसकी रिक्वेस्ट पर आ गई। वो इन्हें दरवाजे तक छोड़ कर आया। फिर आदिल को कॉल मिलाई। कहाँ है आदिल साहब, जल्दी घर आए और याद से मिठाई लेते आएगा, बहुत बड़ा सरप्राइज है आपके लिए। जैन ने इसे असल बात छुपा कर कहा। वो इसे सबके सामने बताने वाला था। क्या बात है शाहजी, क्या हुआ है, किस बात की मिठाई? आदिल ने कन्फ्यूज होते हुए पूछा। वो तो घर आएंगे तो पता चलेगा ना। कहा ना सरप्राइज है। वो कॉल करके कमरे में आया तो नूर हिदा के पास बैठी इनसे बातें कर रही थी। इन्हें होश आ गया था। बहुत बहुत मुबारक हो, और नूर आपको भी आप फिर से पप्पू बनने वाली हैं। इसने दोनों को मुबारकबाद दी। इस बार तो प्यारी सी गुड़िया चाहिए मुझे, नूर खुशी से भरपूर आवाज में बोली। अब तो तुम अपनी ख्वाहिश खुद पूरी कर सकती हो तुम। अब तो तुम्हारी अपनी गुड़िया भी आ सकती है। पर भाभी ने शरारती मुस्कुराहट से कहा। क्या कह रही हैं भाभी, मेरी अपनी गुड़िया कैसे आ सकती है? नूर ना समझी से बोली, जबकि जैन इनकी बात समझ गया था। ये तो तुम अपने शौहर से पूछो, ये मसला तो वही हल कर सकते हैं। जबकि नूर को झटका लगा। वो बात समझ आने पर वो शर्म से भाग खड़ी हुई। वो सोच भी नहीं सकती थी भाभी जैन के सामने ऐसी बात करेंगी। वो सोच रही थी अब वो जैन का सामना कैसे करेगी। इसने शीशे में देखा तो इसका चेहरा शर्म से लाल टमाटर जैसा हो रहा था। शाम में सब इकट्ठे हुए तो आदिल के हाथ में मिठाई देखकर सब इसे हैरानगी से देख रहे थे। ये मिठाई की खुशी में, आदिल बेटा क्या ये प्रमोशन हुई है? इसकी माँ ने पूछा। वो जोहर पढ़कर किलुल्ला करती थी और 4 बजे उठती, इसलिए इन्हें भी नहीं मालूम था। ये तो छोटे शाह जी बताएंगे, उन्होंने फ़ोन पर कहा था मिठाई लेकर आना आज। कोई खुशखबरी है? इसने जैन की तरफ देखकर कहा। माँ जी, इनकी सच में प्रमोशन हुई, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो प्रमोशन ऑफिस में नहीं हुई। वो शरारती अंदाज में बोल रहा था। इसकी आदिल से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, इसलिए इसे तंग कर रहा था। मैं समझी नहीं कि अगर ऑफिस में प्रमोशन नहीं हुई तो फिर वो फिर से बोली। मैं अब मजीद तंग नहीं कर रहा, मैं अभी सबको बता रहा हूँ। आदिल साहब के घर खुशखबरी है। इनके घर फिर से नन्ना मेहमान आने वाला है। फिर इसने जो कुछ दिन में हुआ सब बताता गया। मैंने आदिल को फ़ोन करके मिठाई लाने का कहा। जाओ आदिल भाभी के पास, वो तुम्हारा वेट कर रही होंगी, जाओ जल्दी से। चलें भाई, मुंह मीठा करें सब। वो सबको मिठाई देता बोला, जो मुलाजमा प्लेट में डाल कर ले आई थी। आप कब खुशखबरी सुना रहे हैं बरखुदार, हमें इंतज़ार है, कब आप भी हमारी ख्वाहिश पूरी करेंगे? दादाजान ने पूछा। अभी इन झमेलों से फारिग हो जाऊं फिर कुछ सोचूंगा। अभी वो बात कर रहा था कि इसका फ़ोन बजा। इसने देखा तो कोई अननोन नंबर था। इसने कॉल भी कर ली। कैसे हैं छोटी शाहजी, सुना है कल छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है आपका? कुछ हुआ तो नहीं होगा आपको, क्योंकि वो तो एक ट्रेलर था। ब्लैक मिलर ने जैन के कॉल उठाते ही चुकाया। इस सब का क्या मतलब है, और कौन हो तुम, और क्यों कॉल किया मुझे? एक्सीडेंट के बारे में तो अभी तक किसी को नहीं पता। जबकि जैन अब फ़ोन स्पीकर पर डालकर दादा जान और नाना जान के दरमियान में बैठ गया। क्या करते हैं शाहजी, वजारत में होकर, एक गद्दी नशीन होकर, फिर भी आप नहीं समझे कि वो एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत हुआ है? कहना क्या चाह रहे हो, खुलकर कहो, बात को घुमाना बंद करो, असल बात पर आओ, क्या चाहते हो? जैन ने खुद को कंट्रोल किया, क्योंकि वो जान गया था कॉल किसकी है। देखें शाहजी, साफ और सीधी बात है, आपका इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। आपको तो कोई भी एक से बढ़कर एक लड़की मिल जाएगी, इसको हमारे हवाले कर दे। कमिश्नर साहब के साथ जो प्लानिंग कर रहे हैं, इससे इनसे पीछे हट जाएं। आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता, तो पुलिस में हमारे भी कोई जानने वाले हैं। आप सोच क्या रहे हैं, बताएं, लड़की हमारे वाले करेंगे या फिर से कोई प्लान है? याद रखिएगा, पहली दफ़ा तो हमने सिर्फ डराने के लिए मामूली सा हिट किया था, हर बार जान बचाने ज़रूरी नहीं। इसने धमकी दी। पहली बात तो ये कि जब मेरा इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं था तो मैंने इसे महफूज रखा है। अब तो मेरी अब तो वो मेरी बीवी है। अब तो किसी कीमत पर इसे छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इतना तो तुम जानते हो कि सैयद ख़ानदान की औरतें अपने मर्दों के साथ कितनी महफूज होती हैं, और अपनी इज्जत की खातिर सैयद ख़ानदान हर हद पार करने वालों में से है। इसलिए जान से मारने की धमकी किसी और को लगाना, वरना अगली बारी तुम्हारी भी हो सकती है। याद रखना, लाजमी नहीं कि तुम हर बार की तरह बचकर निकल जाओ। इस बार तुम्हारा वास्ता गलत बंदे से बड़ा है। तुम अपनी जान बचाओ, क्योंकि तुम अपनी बारी खेल चुके हो, अब मेरी बारी है। ऐसी मार मारूंगा कि तुम्हें पानी भी नसीब नहीं होगा। इससे पहले जैन कुछ और कहता हुआ आदमी कॉल काट गया। वो लोग इस कदर बौखला चुके हैं कि वो भूल बैठे हैं कि धमकी किसको दे रहे हैं। मैं अभी कमिश्नर साहब से बात करता हूँ, जैन ने दोनों को कहा। वो कॉल से फारिग होकर दोबारा इनके पास आए तो जो बात इन्हें कमिश्नर साहब ने बताई, वो हैरानगी से एक दूसरे को देख रहे थे। बाकायदा एक वीडियो भी मिली थी जो किसी ने खुफिया तरीके से बनाकर फेक आईडी के जरिए इनको भेजकर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। लड़कियों की किडनैपिंग और स्मगलिंग में वफाकी वजीर का हाथ था। वो सब तो मोहरे थे। इनका करता धरता और सरदार वफाकी वजीर था, जो कि कितने सालों से सियासत का हिस्सा था, और ख़ुद को एक नेक और फरिश्ता सिफ्त आदमी दिखाकर अवाम को धोखा दे रहा था। अब कितना क्या है दादाजान, अब तो हमें सब इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। हम ये सब एक्सपोज कैसे करेंगे? अगर हम ये वीडियो भी दिखाते हैं तो कोई भी हमारा यकीन नहीं करेगा, उल्टा हमें सब गलत ठहराएंगे। वैसे भी वो मुकर जाएंगे और कहेंगे आज कल फेक वीडियो का दौर है, कोई भी इन्हें ट्रैप करने के लिए बना सकता है। हमें तो ये भी नहीं पता कि भेजी किसने है। हमारे दिखाने से उल्टा हमारी पोजीशन डाउन हो जाएगी, अवाम हमें गलत ठहराएगी कि हमने जानबूझकर ऐसा किया है। ठीक कह रहे हैं आप, ये सब इतना आसान नहीं, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। मैंने करण से बात कर ली है, सारी सूरत हाल से कहा किया है। आज हम दोनों की इनसे मीटिंग है, तो ये सब इन्हें दिखाकर डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। आलम साहब ने कहा, जैसा आप सबको मुनासिब लगे, लेकिन मैं चाहता हूँ ये सब जल्दी से ख़त्म हो जाए। नूर को ये सब पता नहीं चलना चाहिए, वो बहुत खौफजदा सी रहती है।
अगर ये बात इन्हें पता चली तो वो और डर जाएंगी और खौफजदा हो जाएंगी। वो तो पहले ही घर से बाहर निकलने से डरती नहीं, सब इनके लिए बहुत ज़्यादा है। जैन ने अपनी उलझन बताई। ठीक कह रहे हैं आप, बहुत मासूम बच्ची, हर चीज़ से पाक साफ, कोई बुरी हवा इसे छू कर भी नहीं गुजरी। अल्लाह ने भी हमें कितनी कीमती चीज़ दी है बेटा, अब ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं इस दुनिया में, इसकी कदर करना। वो हमारे घर की रहमत बनकर आई है, बहुत बड़ा करम है ये हम पर, तुम देखना हम इसे किसी कीमत पर नहीं खोने वाले। ये तो शुक्र है ये तो शुक्र है नूर के सब घर वाले आदिल के कमरे में हैं, इनको कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। वो पहले ही खौफजदा थे और हो जाएंगे, पहले ही भी बहुत मुश्किल से रोका था इन्हें घर में, अब तो फौरन चले जाएंगे। इस दफ़ा वो नहीं रुकेंगे। हम अब जितने जल्दी हो सके इस मामले को हल करते हैं, पहले ही वो 2 माह हो चुके हैं और लेट नहीं करना चाहते। आप दोनों से कुछ बात करनी है मुझे। जैन ने सुबह ही इन दोनों से इजाज़त लेनी चाहिए। क्या बात है? सुन रहे हैं हम। गांव वाले बहुत याद कर रहे हैं और कुछ काम भी पेंडिंग है, जरगे के कुछ फैसले भी करने हैं। वो सब भी मेरे इंतजार में बैठे हैं। सोच रहा हूँ चक्कर लगा लूँ, 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। इसने दोनों को गा किया। मैं तो कहूँगा एक बार रुक जाओ, ये सारा मामला हल हो जाए फिर चले जाना। वैसे भी मैं चाह रहा था हम सब साथ चलते हैं, हम दोनों का भी बहुत दिल कर रहा है वहां जाने का। और इस दफा नूर को भी साथ ले जाएंगे, उन्होंने कहा। मैं कमिश्नर साहब से मिलने जा रहा हूँ, केस में कुछ कुछ हद तक तो कामयाबी मिल गई है, बस अब इनको जकड़ना कैसे है ये प्लानिंग करनी है। तब तक आप कर्नल साहब से मीटिंग निपटा कर आ जाइएगा। ध्यान से जाना और गाड़ी ड्राइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी भी डबल लेकर जाना साहब, आलम साहब ने कहा। जी लेकिन सिक्योरिटी इतनी ही बहुत है। अब मैं खुद भी चुकन्ना रहूँगा। ठीक 11 बजे कमिश्नर साहब के पास गया। उन्होंने सारे सबूत इसके आगे रखे, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, सब जो भी इस केस में मुलविस है सब की डिटेल इस फाइल में थी। अब बस इन्हें घेरने के लिए वाला लाहा अमल तरतीब देना था। अब तक सब बिल्कुल परफेक्ट हुआ है, आगे भी इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अब मैं चलता हूँ, मजीद कोई पेशरफ्त हो तो आगाह कीजिएगा। क्यों शर्मिंदा करें शाह साहब, ये सब भी आपकी मेहरबानी से हुआ है, वरना कितने ही केस रद्दी बने पड़े हैं। ये तो आपके आगे आए हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी तो हमें आपके असर की वजह से मिली है। अगर आप अपना प्राइवेट डिटेक्टिव इस केस में हायर ना करते तो जो सब हमें सबूत मिले हैं कभी नहीं मिलते। फिर से ये फाइल रद्दी की रोकनी में ही जानी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वरना आजकल कहाँ हम जैसे लोग होते हैं जो अवाम के लिए अच्छा सोचें। कमिश्नर साहब ने इसका शुक्रिया अदा किया। आप मुझे शर्मिंदा करें कमिश्नर साहब, ये तो हमारा काम है। अवाम हम पर इतना अतमाद करके हमें वोट देती है, तो हमारा भी फ़र्ज़ है इन लोगों के लिए कुछ करना। और बस दुआ कीजिए इस केस की कामयाबी से कितनी ही लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब होने से बच जाएगी। इन लड़कियों को बचाना हमारा फ़र्ज़ है। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। इससे पुलिस स्टेशन से निकले 10 मिनट ही हुए थे कि 2 गाड़ियाँ इनका पीछा कर रही थी, जो हू बहू वैसी ही थी जैसे जिन्होंने इसे हिट किया था। इसे समझ आ गया था कि ये फिर से किसी प्लानिंग के तहत आई हैं। इसने सोच लिया था कि इसे क्या करना है। इसने अपने गार्ड्स को गाड़ियाँ किसी सुनसान इलाके की तरफ ले जाने के लिए कहा और इस बात से भी आगाह किया कि इन्हें शक नहीं होना चाहिए। जो गाड़ी इनका पीछा कर रही थी उन्होंने गाड़ियों का रुख मोड़ते देखा तो उलझन का शिकार हुए, क्योंकि इनकी इत्तला के मुताबिक इसे किसी इंटरव्यू के लिए जाना था जो कि यहाँ से मुखालिफ समत में था। दरअसल वो इसे रोकना चाहते थे क्योंकि इन्हें डर था कि वो कहीं एक्सपोज ना हो जाए, इंटरव्यू में वो इनके खिलाफ कोई सबूत ना दे दे। जैसे ही वो सुनसान जगह पहुंचे, जैन की तीनों गाड़ियां झटके से मुड़ी और इनके दोनों गाड़ियों को घेर कर टायरों पर फायर खोल दिए। तब तक पुलिस भी पहुंच गई। इसने फ़ोन पर इत्तला दे दी थी। इनकी गाड़ियों को नकारा करने के बाद इसके गार्ड्स ने इन्हें खाली हाथ बाहर निकलने का हुक्म दिया। अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो इन्हें शूट कर दिया जाएगा। वो खाली हाथ बाहर निकले तो पुलिस ने इन्हें घेर लिया और हथकड़ी लगाई। इनमें से एक का फ़ोन बजने लगा। इसकी कॉल जैन ने उठाई। वो वही आदमी था जिसने इसे धमकी दी थी। कहाँ मर गए हो रफ़ीक, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ काम हो गया या नहीं? ध्यान से, गोली सिर्फ टायर पर लगनी चाहिए, हमने इसे डराना है, जान से नहीं मारना। काम तो तुम्हारे आदमी का तमाम हुआ है, जेल जाकर सलाम कर लेना। कहा था तुमसे, लाजमी नहीं कि हर दफ़ा तुम्हारी जीत हो। मैंने तुमसे बोला था हर बार तुम बच नहीं सकोगे। तुम शायद भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। जैन ने फातहाना अंदाज में कहा। कहाँ है मेरे आदमी? क्या किया है आपने इनके साथ? देखें छोटे शाह जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आप हमारे रास्ते से हट जाएं, हम नहीं चाहते आप बेकसूर मारे जाएं। इसने धमकी दी। तुम कौन होते हो मुझे मारने वाले? जिंदा रखने वाली और मारने वाली ज़ात अल्लाह की है। और जिसे चाहे ज़िंदगी दे, जिससे चाहे मौत दे। अगर मेरी मौत लिखी है तो कोई भी टाल नहीं सकता। तुम जैसे लोगों की घिदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं हो। जैन ने कहते ही कॉल कट काट दिया। वो पुलिस के साथ सीधा थाने गया। इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाकर इसके इनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया। अब इसका इरादा पंजाब असम्बली जाने का था, किसी जरूरी काम के सिलसिले में जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। वो अपने बड़ों को सरप्राइज देना चाहता है। काम खत्म करके करते इसे रात के 8 बज गए थे। वो फारिग होकर सीधा घर आया। डिनर का टाइम खत्म हो चुका था। सब इसके आते ही खाना खाने लगे। डिनर करने के बाद लाइब्रेरी आ जाएगा, जरूरी बात करनी है आपसे, आलम शाह ने जैन से कहा। आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं नूर बेटा? बहुत चुप चुप है, कोई बात हुई है या जैन शाह ने कुछ कहा है? बताएं, अभी आपके सामने इनके कान पकड़वाएंगे।
आलम साहब ने नूर से पूछा, जो कि कल से इसके सामने आने से हिचकिचा रही थी और आज भी इसको देखकर नजर झुकाए बैठी थी। आलम साहब के अचानक पूछने पर चौंकी। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बस सर में हल्का सा दर्द हो रहा था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। वो इन्हें असल बात नहीं बता सकती थी और परेशान भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए सर दर्द का बहाना कर दिया। तो बेटा बताना चाहिए था, आपको मेडिसिन देते या डॉक्टर के पास ले जाते। फिरोज शाह ने कहा, अब बिल्कुल ठीक हूँ, सुबह था, अब बिल्कुल ठीक है, आप परेशान ना हो, इसने जवाब दिया। खाना खाने के बाद सब ड्राइंग रूम में बैठ गए। हम दोनों ने सोचा है छोटी सी पार्टी रख लें, बाहर तो हम जा नहीं सकते, तो सोचा घर में पार्टी रख लेते हैं। पार्टी लेकिन किस लिए दादाजान? आदिल ने पूछा। आदिल आलिम साहब के कहने पर वो इन्हें दादाजान कहता था। अरे तुम्हारे घर इतनी बड़ी खुशी आने वाली है, इसलिए हम सोच रहे थे इस छोटी सी पार्टी रख लेते हैं, घर के लॉन में ही सजावट कर लेंगे और केक और कुछ फास्ट फूड आइटम रख लेंगे, क्या कहते हैं आप लोग? उन्होंने सबकी राय मांगी। नहीं शाह साहब, पहले ही आप हमारे और हमारी बेटी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम पहले ही आपके बहुत एहसानमंद हैं, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे लिए इतना सोचा, लेकिन अब और नहीं। फरूख साहब ने इनकार कर दिया। लगता है बेटा जी आप हमें अपना नहीं समझते, वरना ऐसी बात नहीं करते। आदिल हमारे लिए भी बेटे जैसा है, हमने इसे बेटा कहा नहीं माना भी है, क्या इसकी खुशी मनाने का हमें कोई हक नहीं? ठीक है, फिर हम दोबारा आप लोगों पर कोई हक नहीं जताएंगे, जैसा आप लोगों को ठीक लगे कीजिए। वो कहकर जाने लगे तो फरूख साहब ने इन्हें रोक लिया। प्लीज़, नाराज़ क्यों हो रहे हैं? हमारी बात भी तो समझिए। समझिए, पहले ही आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं, इसलिए और लोगों का भी तो सोचें। पहले हम आप लोगों के घर रहे हैं, आपकी गाड़ियाँ सिक्योरिटी के साथ हमें ऑफिस ड्रॉप करने जाती हैं, ज़रूरत की हर चीज़ के अलावा हर तरह की आसाइश और सहूलत मुहैया कर रहे हैं आप लोग। भी बातें बनाने लगे हैं, इसलिए मैं दुआ कर रहा हूँ कि जल्दी से खतरा टले और हम अपने घर जाएं, इसलिए प्लीज नाराज ना हो। हम भी मजबूर है, लड़की के माँ बाप को लोग किसी हाल में भी जीने नहीं देते। उन्होंने अपनी मजबूरी बताई। जैसा आपको ठीक लगे, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, हम पार्टी नहीं करते, लेकिन घर में कुछ फैमिली के साथ मिलकर छोटा सा फंक्शन कर लेते हैं। हम सब इकट्ठे मिलकर छोटी सी पार्टी कर लेंगे, किसी को बुलाते नहीं है, लेकिन खाना सारा बाहर से ऑर्डर करेंगे। अब इस बात पर आपको इतराज़ नहीं होना चाहिए। इस बार फिरोज शाह भी बोले तो इनको बांधना पड़ी। शाम में सब कुछ तैयार था, घर के लॉन में थोड़ी सी सजावट करके बड़ा सा टेबल सेट किया गया था, 7 चेयर्स लगाई गई थी। एक साइड पर एक छोटे साइज की टेबल सेट करके केक रखा गया। अफान नूर की गोद में था, सब साथ खड़े हो गए। आदिल और रिदा ने केक काटा, सब मिलकर क्लैपिंग कर रहे थे। केक सबको सर्व करने के बाद सबको खाना खाने के लिए बुलाया गया। हम सब मुलाजमीन के लिए भी वैसा ही इंतजाम किया गया था, उन्होंने सबको भेजा। अब वह सिर्फ फैमिली के साथ बैठे थे। खाना बहुत ही अच्छा था, सबने बहुत ही रगबत से खाना खाया। खाने के बाद अफान लान में भागने लगा। भागते हुए वो एक दरख्त के पास आया, जो कि बहुत बड़ा था। अचानक एक नकाबपोश दरख्त के पीछे से निकला, अफान को उठाकर इसकी गर्दन में चाकू रख गया। ऐसा करने से अफान रोने लगा। इसकी आवाज़ सुनकर सब भाग कर आए और सामने का मंजर देखकर सबके उसान खता हुए। आलम सब सोच भी नहीं सकते थे कि इनके मेंशन में इनके मेहमानों के साथ ऐसा हो सकता है। वो सख्त तैश में आ गए। कौन हो तुम? और छोड़ो बच्चे को। क्यों आए हो यहाँ? तुम शायद भूल गए हो किसके घर में आए हो। हम कह रहे हैं छोड़ दो बच्चे को, वरना तुम जिंदा सलामत यहाँ से जा नहीं सकोगे। बताओ किसके आदमी हो, यहाँ क्यों आए हो? वो गर्जे। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम बच्चे को भी छोड़ देंगे, वो लड़की हमारे हवाले कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे और केस भी वापस ले लूँ, वरना इस चाकू से बच्चे का गला काट दूंगा। वो किडनैपर बोला। बच्चे को कुछ हुआ तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे, छोड़ दो बच्चे को, वरना तुम किसी के काबिल नहीं रहोगे। फिरोज शाह ने इसे गुस्से से कहा। जैन ऐसा ऐसा पीछे हटा, बिना किसी की नज़रों में आए इसी बड़े दरख्त के सहारे इस तक पहुंचने के बारे में सोचने लगा। किसी भी तरह इस आदमी को भी गिराया और फान को भी कुछ ना हो। वह आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल इसके पीछे जाकर खड़ा हो गया, अपनी पिस्टल जोर से इसके सर की पुष्ट पर मारी, जिससे इसने सर पकड़ा और वो जल्दी से फान को खींचकर से दूर ले गया। नूर भाग कर आई और इसे गोद में लेकर बेतहाशा तुम चूमने लगी। सब भागकर नूर के पास आए। आदिल ने फान को देखा तो वो बेहोश हो चुका था। आदिल, तुम रिदा के साथ जाओ, इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। मैं भी जाऊँगा साथ, फरूख साहब जल्दी से बोले। ठीक है, आप लोग जाए। नूर को अंदर भेजकर आलम और फिरोज साहब जैन के साथ मिलकर इस किडनैपर के करीब आए। तुम्हें पता है कि आज तुमने क्या किया है? जानते हो हमारे घर आए मेहमानों के साथ ऐसा कभी नहीं भी नहीं हुआ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे मेंशन में चुप कर आए और वो सब किया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। जैन ने इसे बालों से पकड़कर इसका सर ऊंचा किया। उफान को होश आ चुका था, वो इसे घर ले आए। खुशियां गम में बदल चुकी थी। क्या कह रहे हैं डॉक्टर, कैसा है अब उफान? आलम साहब ने पूछा। कह रहे थे सदमे की वजह से बेहोश हुआ है, अब सो रहा है, जब उठेगा तो ठीक हो जाएगा, बस अल्लाह करे सब कुछ भूल जाए, आदिल ने बताया। रिदा और नूर अफान के साथ बैठ गई और सब मर्द बाहर आ गए। कुछ बताया इस आदमी ने, वो किसके कहने पर यहाँ आया था? अब क्या करना है? इससे पहले हालात मजीद बिगड़े हैं, किसी को कुछ हो, हमें अब इन सब का खात्मा करना है। जैन, तुम कमिश्नर साहब से बात करके इस मामले को अब ख़त्म करो। अब बस हमारी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। इस आदमी का वीडियो बयान रिकॉर्ड कर लिए गए हैं हमने, इससे ज़्यादा सबूतों की ज़रूरत नहीं है हमें। ना होते तब भी मैं मजीद कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। नूर की जान खतरे में है, तुम पर भी 2 मरतबा हमला हो चुका है और अब उफान मासूम चैन की जद में आ गया। आलम साहब ने मजीद रिस्क लेने से मना कर दिया।
फ़ारूक साहब, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमारी वजह से हमारे घर में आपके मासूम बच्चे के साथ ये सब हुआ। हम माजरत चाहते हैं, लेकिन हम वादा करते हैं आइंदा ऐसा नहीं होगा। आलम शाह साहब ने शर्मिंदगी से कहा। कैसी बातें कर रहे हैं शाह जी, आप तो हमें और हमारी बेटी को महफूज रखने के लिए लाए हैं। हमारी वजह से आप लोगों पर भी हमले हो रहे हैं, जैन बेटे पर भी 2 हमले हुए हैं, फिर हम आपको गलत कैसे समझ सकते हैं। उन्होंने कहा, सही कह रहे हैं बाबा, शायद ये सब ऐसे ही होना था। वहाँ अगर इरफान ना होता तो शायद आज नूर हमारे दरमियान ना होती। इस वक्त हम इसे ढूंढ ढूंढ रहे होते। अल्लाह का शुक्र है नूर और इरफान दोनों ठीक हैं। ये तो शुक्र है इरफान की वजह से इसने आदमी की बातों को ध्यान नहीं दिया, वरना इसे सब पता चल जाता है। आदिल ने कहा, वो नूर से मोहब्बत करता था। एक तो वो शुरू से सास बहुत थी, और वो दोनों ही बहन भाई थे, इसलिए एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच थे। नूर ने चाहे तो सब बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे रात यहीं गुजारने का इरादा हो। इतना बुरा होने के बाद अब किसे नींद आनी थी। बहुत रात हो गई, अब सब सोने चले। वैसे भी नींद तो किसी को भी नहीं आएगी, लेकिन सुबह सबने अपने काम पर भी जाना है, इसलिए रूम में जाकर लेट जाएं, शायद इस बहाने नींद आ जाए। फिरदौस साहब ने सबसे कहा। सब अपने अपने कमरे में चले गए। नूर रूम में आई तो जैन सोफे पर किसी गहरी सोच में बैठा था। वो इसके पास आकर बैठ गई। एक बात पूछूं आपसे, सच सच बताएगा? मैं जितना सोचती हूँ इस बारे में उलझ जाती हूँ। जब कोई सिरा हाथ ही नहीं आता तो खुद की सोच चटक लेती हूँ, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए पूछ रही हूँ। वादा करें सब कुछ सच सच बताएंगे, आपको मेरी कसम। नूर ने इसे हर तरफ से घेरा। पूछना क्या चाहती हैं? पूछे क्या पूछना चाहती हैं? जैन ने भी हथियार डाल दिए। मैं कई दिन से नोट कर रही हूँ, आप सब मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ऐसी बात जो मुझसे जुड़ी है, और ये अब से नहीं है, हमारी शादी के बाद से शुरू हुआ है। इसके बाद मेरे घर वालों को यहाँ आना, आपका एक्सीडेंट, मुझे घर से बाहर निकलने के लिए मना करना, और अब हमारे घर इस तरह से आदमी का आ जाना। आप सब लोग सोच रहे होंगे मैंने इस आदमी की बातें नहीं सुनी क्योंकि मेरा सारा ध्यान अफवान की तरफ था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने इसकी सारी बातें सुनी थी। वो कह रहा था इस लड़की को हमारे हवाले कर दो तो बच्चे को छोड़ दूंगा। इस सब के बाद तो शक की गुंजाइश ही नहीं बचती। बताएं, मैं सारा सच जानना चाहती हूँ, क्योंकि इतना तो मैं समझ चुकी हूँ कि सबको खतरा मेरी वजह से है। ये सब जो कुछ हो रहा है, इसकी वजह मैं हूँ। इसने जो कुछ महसूस किया वो सब जैन को बता दिया। सच जानना आपका हक है, लेकिन मुझे कुछ टाइम दे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अभी मौका नहीं है, मैं वादा करता हूँ सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। सही वक्त आने पर अभी आप टेंशन फ्री हो जाएं और आराम करें। जैन ने इसे तसल्ली देते हुए वादा किया। वो जानता था नूर को सब बता दिया तो इसे सारा प्लान बताना पड़ता, और जिस खतरे में वो जा रहा है वो कभी भी इसे जाने नहीं देगी, और वो इसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता। वैसे भी थोड़े दिनों की बात थी, वो सब इसे बता देगा। इसने फुल प्लानिंग कर रखी थी, अब बस इसने अमल करना था। वो सोच रहा था इसी हफ्ते में वो सब कुछ सेट कर लेगा, इसलिए इसने नूर से थोड़ा वक्त मांगा ताकि वो जल्दी अपने मिशन को मुकम्मल कर ले। चलिए हम सोते हैं, सुबह उठना भी तो है, पहले ही बहुत देर हो गई है। जैन इसका हाथ थाम के बेड पर आया। सुबह सब नाश्ते पर इकट्ठे थे, लेकिन बराए नाम ही खाना खा रहे थे। मैं चाहता हूँ ये हफ्ता सब अपने ऑफिस से छुट्टी ले लें और घर रहें। इस सब के पीछे जिस आदमी का हाथ है, इसे पता चल चुका है कि हमने इस का आदमी पकड़ लिया, और हमें इस पर शक हो चुका है। अब वो फिर से कुछ करने की कोशिश करेगा। नूर बेटा, आप परेशान नहीं होना, ये सब हमारे ससीम और खालिफिन ने किया है। वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं, इसलिए हम सबको घर से बाहर निकलने के लिए मना कर रहे हैं, आलम साहब ने सबको कहा। और फिर नूर को तसल्ली दी ताकि इसकी सोच कहीं और न जाए, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि वो आधा सच जानती है। हम एक हफ्ता घर कैसे रहेंगे, और हमें छुट्टी भी नहीं मिलेगी। फ़ारूक साहब ने कहा, छुट्टी की आप टेंशन न ले, आप दोनों अपने ऑफिस का नंबर दे, छुट्टी अभी कंफर्म हो जाएगी। आलम साहब ने नंबर लेकर दोनों के ऑफिस कॉल करके छुट्टी की इत्तला दी। उन्होंने तो उनका नाम सुनकर ही छुट्टी दे दी, कुछ और कहने का मौका ही नहीं दिया। आप लोग परेशान ना हो, जो कुछ हम लोग करने वाले हैं वो आदमी बौखला जाएगा, इसलिए घर में रहकर सिक्योरिटी डबल कर दी है। अब इसका किस्सा तमाम हो जाएगा और इसे तमाम सबूत के साथ फौज के हवाले कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों का इलाज फौज के पास है। पुलिस में कुछ रिश्वतखोर और करिंदे इनके मौजूद होते हैं जिनसे ये आसानी से निकल आएंगे, लेकिन फौज में इनकी सिफारिशें और रिश्वत काम नहीं आती। आलम साहब ने जो बताया, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? अगर आपको बुरा न लगे तो बता सकते हैं कि वो आदमी कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है? फारूक साहब ने पूछा। हम जानते हैं इसे, आप लोग भी क्या, अवाम भी इन्हें अच्छी तरह जानती है, उन्होंने कहा। हम भी जानते हैं और आवाम भी जानती है, मैं समझा नहीं। वफाकी वजीर रहमत कमाल को जानते हैं? आप लोग अक्सर अवाम की खदमत करते पाए जाते हैं और इनके इंटरव्यूज़ टीवी पर दिखाए जाते हैं। वफाकी वजीर रहमत कमाल तो अक्सर टीवी पर इनके इंटरव्यू आते हैं और अवाम की दिन रात खदमत करते हैं। बहुत ही नेक इंसान है वो, लेकिन यहाँ इनका क्या जिक्र? फारूक साहब ने कहा, इन्हीं का तो जिक्र है यहाँ। वही शरीफ और नेक इंसान इन सब के पीछे है। हमारे साथ 2 माह में जो कुछ हो रहा है, इस सब के पीछे इसी नेक फरिश्ता सिर्फ इंसान का हाथ है, जो अपना भेड़िए वाला खतरनाक रूप छुपाकर अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। असल में वो एक दरिंदा है जो लड़कियों का कारोबार करता है।
शादी के नाम पर लड़कियों के माँ बाप को बेवकूफ़ बनाते हैं, इनके सामने शरीफ बनकर अपने किसी आदमी के साथ मिलकर लड़की से निकाह करवाते हैं। इसी राजी से अपने मालिकों के हवाले करते हैं, जो शिप के ज़रिए इन्हें दूसरे मुल्कों में बेच देते हैं, और इनका करता धरता और मालिक ये रहमत कमाल है, हमारा वफाकी वज़ीर। आलम साहब ने इन्हें असलियत बताई। ये सब इसने किया है, कितना ख़तरनाक आदमी है ये। हम तो इसे बहुत नेक समझते थे, क्योंकि हम बहुत से इलाकों में इसने काम करवाया है। हमारे इलाके में भी आया था ये। आदिल घर नहीं था तो मैं ये नूर को यूनिवर्सिटी से वापस लेकर आया था, वहीं इसने नूर को भी देखा था। अब मुझे समझ आ गई। ये सब हमारे साथ इस सब के बाद शुरू हुआ है। पहले तो हम बहुत सुकून से रह रहे थे, हमारा मोहल्ला भी बहुत अच्छा है, और नूर का वो रिश्ता भी इनके तवज्जो से ही भेजा गया था, इसलिए तो हमने हाँ कर दी और कोई छानबीन भी नहीं की। और मेरे खुदा, ये सब मुझ से क्या हो गया? अगर इस दिन नूर की शादी हो गई होती तो हम क्या करते? फ़ारूक साहब पशेमान होकर बोले। शुक्र अदा करें इस पाक ज़ात का, जिसकी वजह से हमारी नूर बच गई। वैसे भी अल्लाह अपने नेक बंदों के साथ कभी भी बुरा नहीं करता। दुनिया लाख कोशिश करे, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। ये तो शुक्र है अल्लाह का, जैन ने शादी से एक हफ्ता पहले इनकी प्लानिंग सुन ली और सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। इसी दिन जैन ने इनके पीछे प्राइवेट जासूस हायर कर लिया, और हर बात इसको पता चल गई। जब सब कुछ जैन को पता चला तो इसने हमसे मशवरा किया, और हमने इसे शादी रोकने के लिए कहा, क्योंकि हमें अभी असल गुनहगार को पकड़ना था। अगर शादी से पहले हम कोई एक्शन लेते तो वो चुकन्ना हो जाते। इसलिए हमने शादी वाले दिन आकर कहा कि हमारे बच्चों का निकाह हो चुका है, वरना वो कभी भी इस तरह न भागते, और वो हमसे भी नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि वो हमारे असर और रसूख जानते थे। लेकिन यहाँ एक मसला हो गया। उन्होंने 50 के करीब लड़कियों की तस्वीर भेजी थी, जिनमें हमारी नूर भी थी। इन्हें इस बात का बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि सब लड़कियों से ज़्यादा नूर के पैसे इन्हें सबसे ज़्यादा मिलने वाले थे। पैसे इन्हें शादी की रात मिलने थे, लेकिन हमारी वजह से इन्हें वापस जाना पड़ा, इसलिए वो बौखला गए। अब वो नूर को दोबारा अगवा करना चाहते हैं, ताकि वो रकम इन्हें मिल सके। बाकी सारी लड़कियां इनको मिल चुकी हैं सिवाय नूर के, इसलिए पीछे से इन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है कि वह लड़की जल्द से जल्द इन्हें चाहिए, वरना अंजाम के जिम्मेदार वो खुद होंगे। इनके पास ये आखिरी हफ्ता है नूर को इनके हवाले करने का। अब वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए सबको बाहर निकलने के लिए मना किया है। वो जासूस अभी भी इनमें शामिल है और सारी डिटेल हमें मुहैया कर रहा है। बस अब इसी हफ्ते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। छोटे शाह जी को पता चल कैसे चला इस सब का? मतलब शादी से पहले इन्हें किसी ने बताया था? आदिल ने पूछा। हमारा रेस्टोरेंट तो आपने देखा है। जैन वहाँ किसी काम के सिलसिले में गया था, इसे रात वापस आने में ज़रा देर हो गई। वो रात 10 बजे के करीब रेस्टोरेंट से निकला। जब पार्किंग में पहुंचा तो इसे कुछ लोगों की आवाज़ आ रही थी। जैन ने इनकी सारी बातें सुन ली। ये भी शुक्र था इसने शादी का दिन और मैरिज हाल का नाम और टाइम भी इसी आदमी को बता दिया। वो रुखसती के बाद दुल्हन बनी नूर को बेहोश करके आधे रास्ते में किसी और गाड़ी पर अपने मतलूबा मुकाम पर पहुंच जाना था। ये सब जैन ने सुन लिया, इसलिए हम लोग प्लानिंग के तहत शादी वाले दिन गए, ताकि इन्हें सोचने समझने का टाइम ना मिले और गेम इनके हाथ से निकल जाए। आलम साहब ने गुजरा सारा वाक़या इनके गोशगुजार कर दिए। सब सुनकर तो नूर के घर वाले कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहे। वो तो इनका जितना शुक्रिया अदा करते कम है। वो यही सोच रहे थे कि अगर इनकी बेटी इस दिन इनके हाथ लग जाती तो वो कहाँ अपनी बेटी को तलाश करते। हम लोग तो आपका जितना भी शुक्र अदा करें कम है शाहजी। पता नहीं किस नेकी के अवज़ अल्लाह ने आप जैसे अच्छे लोग हमारी ज़िंदगी में भेजे। आपकी वजह से आज हम इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी बेटी की इज़्ज़त और ज़िंदगी आप लोगों की वजह से महफूज है। हम तो आपकी बहुत एहसानमंद हैं। फ़ारूक साहब ने इनका शुक्रिया अदा किया। हम तो सिर्फ एक ज़रिया थे, वसीला तो इस पाकज़ात ने मुहैया किया है। ये तो कुदरत के काम है। अगर इस दिन जैन की सारी बातें ना सुनता तो आज हम सब यहाँ ना बैठे होते। हमारे बच्चों की शादी कैसे होती? ये हमारा कमाल नहीं है, तो ऊपर वाले का इशारा था, जो हमारे दोनों बच्चों को मिलाना चाहता था। आलम साहब ने इन्हें हौसला दिया। आप टेंशन न लें, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, फिर हम भी सुकून से रहेंगे। जैन ने तसल्ली दी। नूर किचन किचन में बुआ के साथ बिजी थी। अब वो फ्री होकर कर अपने रूम में फ्रेश होने जाना था। भी फ्रेश होकर वो टॉवल से बाल खुश कर रही थी, तभी जैन रूम में आया। वो भी फ्रेश होकर वाइट सलवार कमीज पहने सोफे पर आकर बैठा। क्या सोच रही हैं? काफ़ी देर से देख रहा हूँ, आपको खोई खोई सी लग रही हैं। जैन उठकर इसके पास आया। कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। नूर बोली। कोई बात तो ज़रूर है। आप कुछ तो सोच रही थी। जैन ने इससे इस्तफसार किया। वो जब सारा मसला हल हो जाएगा तो माँ 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 बाबा भाई भाभी भैया का चले जाएंगे, फिर मैं सारा दिन घर में अकेली क्या करूँगी? वो अपने दिल की बात जुबान पर ले आई। सही कह रही हैं आप। फिर तो इस मसले का हल निकालना चाहिए। तो वाकई बहुत सीरियस मसला है। वैसे एक हल है मेरे पास, जिससे आप और हम बोर नहीं होंगे। जैन ने संजीदगी से कहा। अच्छा तो फिर जल्दी बताएं। मैं तो भी से परेशान हो रही हूँ कि जब सब चल जाएंगे तो मैं क्या करूँगी? अब बताएं क्या हाल है आपके पास? नूर ने फ़ौरन पूछा। हम कहीं घूमने चलेंगे, जहाँ आप कहेंगी। 15 दिन का ट्रिप प्लान कर लेते हैं, खूब घूम फिर कर वापस आ जाएंगे। फॉरेन कंट्री जाना हो तो 1 डेढ़ माह, जबकि अगर पाकिस्तान में ही कहीं जाना हो तो 15 दिन का ट्रिप प्लान कर लेंगे। जैन ने प्लान तरतीब दिया। 2 3 माह तो ऐसे ही गुजर जाएंगे, इसके बाद फिर रूटीन पर वापस तो आना पड़ेगा ना। फिर भी मैं घर में अकेली ही रहूँगी, वो उदासी से बोली। फिर हम अपने आबाई गांव चलेंगे, वैसे भी वहाँ सब हमारा और आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहाँ हमारे आबाई हवेली और ज़मीनें हैं। हसैन ने बताया। आपने पहले कभी बताया ही नहीं अपने गांव के बारे में। पता है मुझे कितना शौक है गांव देखने का, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला जाने का। अब मैं ज़रूर जाऊंगी, और हम पहले गांव जाएंगे, फिर जहाँ आपका दिल करे। नूर ने खुश होते हुए कहा। मुझे पता होता कि आपको गाँव देखने का इतना शौक है तो मैं कब का गाँव ले जा चुका होता। अब इसी हफ्ते के एंड में हम गाँव जाएंगे। मैंने दादा
और नाना जान से बात कर ली है, वो कह रहे हैं हम सब साथ चलेंगे, वो भी बहुत याद कर रहे हैं अपने गाँव को, मैं तो भूल ही गया आपके लिए गिफ्ट लाया था। आज शॉपिंग मॉल चक्कर लगा तो उन्होंने कहा कि आप अपने लिए कुछ ले लें, तो मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने इसरार किया कि अपनी बीवी के लिए कुछ ले लें, तो मुझे इनकार करना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए आपके लिए एक पेंडेंट पसंद आया तो ले लिया। जैन इसे बताकर ड्रेसिंग के पास ले गया और इसे दिखाया। ये तो बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह, नूर ने इसे दिखाते देखते कहा। वो डायमंड का एक खूबसूरत पेंडेंट था जिसमें बारीक छोटे छोटे चार डायमंड लगे थे, जिसकी चमक आंखों को खैरा कर रही थी। मैं पहना दूं, इस पर हक है ना, इतना तो हक है ना मेरा पर। नूर इसे पहनने लगी तो जैन इसका हाथ थामते बोला, तो नूर ने बिना बिना झिझके पेंडेंट इसके हाथ में दे दिया। जैन ने इसके गले में पहना कर आईने में देखा तो दोनों एक दूसरे को देखे। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, ये तो आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, आपके सामने कुछ भी नहीं है। जैन ने इसे मोहब्बत से देखते कहा, एक बात कहूँ आपसे, मुझे तुम कहकर पुकारा करें, ऐसे अच्छा नहीं लगता, बार बार आप कहना, तुम कहेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके मैडम, जैसी आपकी मर्जी। जैन मुस्कुराते हुए बोला। फिर से आप, नूर ने कहा। ओके बाबा सॉरी, जैसे तुम्हारी मर्जी। जैन इसे घुमाने लगा, घुमाते घुमाते दोनों को चक्कर आए, तो इसने वैसे ही गोद में उठाकर बेड पर लाकर गिराया, साथ खुद भी दूसरी तरफ गिरा। उन दोनों की सांसें फूल चुकी थी और आंखें बंद करके अपनी सांसें बहाल करने में लगे थे। जब दोनों ठीक हुए तो जैन ने बाजू पर सर रखकर अपना रुख इसकी तरफ किया, इसकी आंखें अभी भी बंद थी। आंखें खोलो नूर और इधर देखो मेरी तरफ। जैन ने अपने इसका दूसरे हाथ से इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। मैं सोच रहा था हम कुछ दिन एक दूसरे के साथ गुजारे, 2 माह हो गए हैं शादी को, हमने साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। मैंने भी आपको टाइम इसलिए दिया था कि आप इस शादी को दिल से कबूल कर लें। मैं अब भी आपकी हाँ के बगैर हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ाऊंगा। जब आप खुद को इस रिश्ते को आगे बढ़ाने और दिल से रजामंदी देंगी तभी हमारा रिश्ता मुकम्मल होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि निकाह होने के बाद मैंने ये रिश्ता दिल से कबूल किया। आप मेरे शौहर हैं, आपका पूरा हक है मुझ पर, आपको इजाज़त लेने इंतज़ार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सब बातें अपने दिल से निकाल देना, वरना सच्चे दिल से कहा। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मारे मेरे लिए अपनी शादी के दिन वाला जोड़ा पहनो, तो क्या तुम पहनोगी? जैन ने इसका दिल लेने के लिए पूछा कि वो क्या जवाब देगी। नहीं, मैं वो ड्रेस नहीं पहनूंगी, बल्कि जो आप मेरे लिए लाएंगे वो पहनूंगी, क्योंकि वो मैंने किसी और के नाम का पहना था, और जब आप मेरे लिए अपने पसंद का ड्रेस लाएंगे तो वो मैं दिल से पहनूंगी। नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, अपना वादा याद रखना, भूलना मत, मैं अपनी मर्जी से जो लाऊंगा पहनना पड़ेगा। जैन ने भी इससे वादा लिया। वादा वादा मैं ज़रूर पहनूंगी। नूर बोली, चलें अब सुबह जल्दी उठना है और काम भी बहुत है। जैन ने इसे भी सोने की हिदायत दी। सब घर ही मौजूद थे। जैन ने आज किसी काम के सिलसिले में रेस्टोरेंट जाना था। दिन के 11 बज रहे थे जब नूर का फ़ोन बजा। फ़ोन सुनते ही वो गाउन पहनकर अकेली ड्राइवर के साथ बगैर किसी को बताए रवाना हो गई। जैसे ही वो लोग सुनसान जगह से गुजरने लगे तो चार गाड़ियों ने इन्हें घेरे में ले लिया। फायरिंग करके ड्राइवर को जख्मी करके सर पर बंदूक के वार से इसे बेहोश कर दिया। नूर को गाड़ी में से ज़बरदस्ती निकाल कर अपनी गाड़ी में धकेला और अपने ठिकाने पर रवाना हो गए। वो लोग नूर को लेकर अपने ठिकाने पहुंचे। वहाँ इनका बॉस इनका इंतजार कर रहा था। वो नूर को देखकर बहुत खुश हुआ और अपने आदिमों को सराहा। अब हमारी रकम हमें मिल जाएगी, अभी सेठ को फ़ोन करता हूँ और लड़की के मिलने की खबर देता हूँ ताकि हमें पैसे जल्दी मिल जाए। बहुत इंतज़ार किया है इस दिन का, बस अब और नहीं, ये आज तो हर हाल में पैसे पैसे लेकर रहूंगा। इसने जल्दी से सेठ को कॉल मिलाई तो इसने इसे अपने पुराने अड्डे पर बुलाया जहाँ वो लड़कियों को रखते थे। वो लोग शाम को 6 बजे वो लोग वहाँ पहुंचे। वहाँ लगभग 150 करीब और लड़कियां भी थी, जिनमें से कुछ को किडनैप किया गया था, कुछ घर से भागी हुई थी और कुछ नूर की तरह निकाह करके लाई गई थी। ये सब लड़कियां गरीब और मिडिल क्लास के लाने कराने से थी। वो सब बाकायदा सिस्कियों से रो रही थी, जो कि नूर इनका मुआयना करने में मसरूफ थी। जैसे इसके साथ कुछ हुआ ही नहीं, वो अपनी मर्जी से आई हो। वो आदमी इसे बंद करके जा चुके थे। वो उठी और इनको तसल्ली देने लगी। जैसे जैसे वो इन लड़कियों से बात करती गई, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैलती गई, जैसे इन्हें नई जिंदगी की नवीद मिल गई हो। नूर ने इर्द गिर्द देखकर सूरत हाल का जायजा लिया और एक टूटी हुई खिड़की नजर आई जिससे वो बाहर के मंजर देख रही थी। वहां से इसने 5-6 के करीब आदमियों को आते देखा। इसने जल्दी से अपने दाएं हाथ में मौजूद घड़ी के बटन को प्रेस किया और बाकी लड़कियों के पास आकर बैठ गई। वो सब अंदर आए तो लड़कियां खामोश बैठी थी, जैसे इन्हें हमेशा यही रहना हो और यही इनका मुश्किल ठिकाना हो। वो रिलैक्स ही बैठी थी। वाह भाई क्या बात है, लगता है दिल लग गया तुम सबका यहाँ। जबकि बाकी सब लड़कियां वफाकी वजीर की यहाँ मौजूदगी से हैरान ही रह गई। लगता है मुझे देखकर सकता हो गया तुम सब कुछ, मुझे जानते ही होंगी। पेशाना अहमद कमाल कहते हैं मुझे, अवाम का हमदर्द, दुख और सुख में इनका साथ देने वाला, अगर इनका गुमगुसार मसीहा। साले बेवकूफ़ कैसे मेरी चिकनी चपड़ी बातों में आ जाते हैं। मुझे इनसे कोई गर्ज नहीं, सिर्फ पैसा, पैसे से प्यार है मुझे, पैसा चाहिए पैसा। मैंने जब ये धंधा शुरू किया तो हर कोई टांग अड़ाने आ जाता बीच में, कभी पुलिस आ जाती, कभी कोई तो कभी कोई। फिर मेरे जहन में एक आइडिया आया, क्यों ना सियासत में आया जाए। इसके बाद मैंने अवाम के लिए काम करना शुरू किया। 2 साल बाद इलेक्शन था, इसमें हिस्सा लिया तो मैं जीत गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने पैर जमाए और आज 15 साल बाद इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। पुलिस तो क्या, कोई माई का लाल भी मुझे नहीं छोड़ सकता। पुलिस को मैं जेब में रखकर घूमता हूँ, जो मेरा माल भी, और उन्हें मुल्क भेजने में मेरी मदद करते हैं। आज तक कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाया और ना ही कोई पकड़ पाएगा, इसने अकड़ते हुए गौरव से कहा। सैयद आलम शाह की बहू कहाँ है, ज़रा इसका दीदार तो कराओ, जिसको उन्होंने 2 माह से छुपा कर रखा। मैं भी तो देखूँ ऐसा क्या है इसमें।
जिसको उन्होंने 7 पर्दों में छुपा के रखा था। ऐसी भी क्या ख़ास बात है इसमें? बहुत भगाया है उन्होंने अपने अपने पीछे, अब जाकर हाथ लगी है। इसने अपने आदमी से कहा, वो आदमी नूर की तरफ बढ़ने लगे तो इसने हाथ रोक कर मना किया और खुद खड़ी हो गई। मुझे पकड़ कर ले जाने की क्या ज़रूरत है? मैं खुद तुम लोगों के सामने हाज़िर हो जाती हूँ, और कहो तो अपना चेहरा भी दिखा देती हूँ। बहुत शौक है ना मुझसे मिलने का, मेरा चेहरा देखने का? तो लो देखो और कर लो अपना शौक पूरा। लेकिन याद रखना, ये चेहरा तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे, कभी भूल भी नहीं पाओगे। अरे इसने तो पहले ही पर्दा उतार दिया, मैंने तो सुना था बहुत ही पर्दे वाली है इनकी बहू। लेकिन कोई बात नहीं, जब वो खुद ही सारे पर्दे गिरा रही है तो हमारा ही फ़ायदा है। जैसे इसने गाउन उतार कर हिजाब उतारा, जीन्स शर्ट में मौजूद इस खूबसूरत लड़की को देखकर सब सकते में ही चले गए। ये कैसे हो सकता है? अरे बेवकूफ़ो, किसे उठा लाए हो? तुम जानते भी हो ये कौन है? कुछ कुछ बेगैर तो अब हमें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें पता है इस बार तुमने किससे पंगा लिया है? शेर के मुंह में हाथ डाला है तुमने, वो तो इंसान की खाल खींच लेता। वो चीखते हुए बोला, ये क्या कह रहे हैं सेठ? हम आलम शाह की बहू को ही लेकर आए हैं। इनकी गाड़ी जैसे ही घर से बाहर निकली हमने चारों तरफ से घेर लिया और अब इसे पकड़कर आपके सामने लाए हैं। इसके आदमी बोले, बेवकूफ़ आदमी, ये हशमत खानजादा की पोती है, आबाद राउफ की बेटी और अजान खानजादा की बीवी है, जिया खानजादा। भूल गए वो शॉपिंग मॉल का किस्सा? बड़े बड़े दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया था इसने लड़की ने, और तुम लोग इसे उठा लाए हो? वो बौखलाते हुए बोला, लगता है गुब्बारों से हवा निकल गई तुम सबकी, मुझे पहचान लिया आपने रहमत अंकल। भूल भी कैसे सकते हैं? आपकी जीत में मैं भी तो शामिल थी जब आप इलेक्शन जीते थे, हमारी सपोर्ट भी तो थी। हम ये नहीं जानते थे कि वो गलत इंसान की सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। मुझे देखकर हैरान हो गए ना कि जिसे आप अगवा करने वाले थे इसकी जगह में कैसे आ गए? तो आप जैसे लोगों को बेनकाब करने के लिए हम खानजादा किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब भी आप पकड़ रहे हो लेकिन अब बच नहीं सकते, आपकी बारी आ चुकी है। जी अभी बोल ही रही थी कि एकदम फौज की बारी नफरी इसके सर पर पहुंच गई और इन सबको घेर लिया। रहमत कमाल ने जैसे ही अपने गर्द शिकंजा कसा हुआ महसूस किया तो वो बौखला गया। इसे अब अपनी जान की बात पड़ गई। वो सोच रहा था कि पुलिस होती तो वो बच के निकल जाता, लेकिन फौज के शिकंजे से बचना बहुत मुश्किल है। अब इसे कोई राह दिखाई नहीं दे रही थी। इसने एकदम से ही अपने जूते से चाकू निकाला और जिया जो पास ही खड़ी थी इससे दबोच लिया। वो आसानी से हारने वालों में से नहीं था। खबरदार जो कोई आगे बढ़ा इसकी गर्दन काट दूंगा। अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो लगता है तुमने मुझे बहुत हल्के में लिया है। मुझे यहाँ से निकलने के लिए रास्ता दो, वरना यहीं इस लड़की की लाश मिलेगी तुम्हें। इसने इशारे से इन सबको दरवाजे से हटने के लिए कहा। जी अभी भी मजबूती से खड़ी थी, इसके चेहरे पर घबराहट और खौफ बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो रिलैक्स थी। इसे पता था इसने क्या करना है। रहमत कमाल के जिस हाथ में चाकू था इसने वो पकड़कर घुमाया और मरोड़ दिया, जबकि बाजू मोड़ने पर वो चिल्ला उठा, क्योंकि जिया ने मरोड़ा ऐसे लगा इसे ऐसे लगा जैसे इसका बाजू टूट गया हो, लेकिन जिया ने सिर्फ हल्का सा झटका ही दिया था। वो फर्श पर गिरा करा रहा था। फौज ने इसे कब्जे में ले लिया। जब वो लोग इस अड्डे से लड़कियों को लेकर बाहर निकले, सब लड़कियों ने शुक्र अदा किया, शुक्रिया अदा किया, खासकर अजिया का, जिसने अपनी जान पर खेलकर इन सब की जान बचाई थी। फौज इन सब लड़कियों को लेकर जा चुकी थी, अब सिर्फ कैप्टन अपनी टीम के साथ खड़े थे, और इत्तेफाक से वही कैप्टन थे जो शॉपिंग मॉल में दहशतगर्दों को पकड़ कर ले गए थे। उन्होंने फिर से अजिया का शुक्रिया अदा किया। कैसी बात कर रहे हैं सर? जैसे आप लोगों का फ़र्ज़ है वहाँ का ख्याल रखना, इस तरह हमारा भी कुछ फ़र्ज़ है। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए जिसे इस मिशन के लिए चुना गया। मैं खुद को बहुत लकी महसूस कर रही हूँ। मैं आपके लिए कुछ काम आई, आपने ही मेरा नाम सजेस्ट किया था इस मिशन में, वरना तो मैं अब भी घर ही अपने ऑफिस में बैठी होती। जी उनकी शुक्रगुजार हुई। मैं तो अब भी आपके को कहूँगा कि फ़ौज ज्वाइन कर लें, अब भी आपके पास चांस है। फिर कैप्टन फारूक ने कहा, नहीं मुझे नहीं जाना फ़ौज में, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ जो मुझे काफ़ी अर्से बाद मिली है, इसलिए आई एम सॉरी। वो कहते हुए अजान की तरफ बढ़ गई, जो इसी इंतज़ार में था कि कब वो इसके पास आएगी। चले कोई बात नहीं, जैसे आपकी मर्ज़ी। अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे याद कीजिएगा। कैप्टन इतनी टीम के साथ अपनी टीम के साथ जा चुके थे, अब वो सब इकट्ठे सैयद मेंशन जा रहे थे। वहां से इन्हें घर जाना था। वो सब घर पहुंचे तो नूर की फैमिली ड्राइंग रूम में बैठी थी। वो सब जब अंदर आए, सब इनकी एक साथ मौजूदगी से हैरान हो रहे थे। वो लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। सैयद ने सारा गुजरा वाक़या इन सबको बताया। सबने सुनकर जिया की बहुत तारीफ की। बहुत बहुत बहादुर लड़की बच्ची है। अल्लाह सबकी बेटियों को आप जैसा बहादुर और मजबूत बनाए। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। बहुत शुक्रिया आपका हमारी इस बेटी के लिए आपने इतना कुछ किया है, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। नूर के वालिद बोले, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपके घर के अंदर कैसे आई और अब्बा ये कहाँ से मिला आपको? हमने तो आपको देखा भी नहीं आते जाते हुए। फिरदा भाभी ने पूछा, मैं तो कल रात से ही नहीं हूँ, दरअसल मैं पिछले गेट से अंदर आई थी। जैन सर मुझे यहाँ लाए हैं और रूम भी दिया था। फिर आज नूर भाभी का फ़ोन भी कल शाम से मेरे पास है। इनका अब्बा ये सुबह मुझे कमरे में मुलाजमत दे गई, इसलिए जैसे ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया मैं नूर भाभी को का गाउन पहनकर बाहर निकल गई। सब अपने रूम में थे इसलिए मुझे किसी ने नहीं देखा। जी ने बताया, मैं आपको शुरू से सब बताता हूँ। जैन ने कहा, आप सब जानते हैं दादा जान और नाना जान ने कर्नल साहब से मिलने जाना था। जब वो वहाँ पहुंचे तो उन्होंने सारी बात सुनकर अपने कैप्टन से मिलवाया। उन्होंने उन्होंने जो प्लान अपने कैप्टन से मिलवाया। उन्होंने जो प्लान बताया, इसके लिए हमें एक लड़की चाहिए थी। नूर को हम भेज नहीं सकते थे क्योंकि वो बहुत जल्द खौफजदा हो जाती हैं, और हमें किसी मजबूत और बहादुर लड़की चाहिए चाहिए थी
सबने सोचने के बाद ये फैसला किया कि हम किसी कैप्टन लड़की से रब्ता करते हैं। हर जगह पता करने में यही जवाब मिला कि सब अपने-अपने मिशन पर रवाना हो गई। कोई भी फ्री नहीं थी, तो कैप्टन ने हमें अजिया के बारे में बताया। शॉपिंग मॉल वाला वाक़या तो सबने अपनी आँखों से देखा, इसलिए हम इनके घर गए। जब इन सब से बात की तो फ़ौरन तैयार हो गए, क्योंकि इनके घर वालों को इनकी सलाहियतों पर पूरा भरोसा था। कैप्टन फ़ारूक को ये जानती थी, इसलिए इनके कहने पर वो हमारे प्लान में शामिल हो गई। उन्होंने नूर का गेटअप कर लेकर इन लड़कियों में शामिल होना था। इनका मकसद लड़कियों को बचाने के साथ-साथ अहमद कमाल का पर्दा भी फ़ाश करना था। ये लोग भी नहीं जानते हैं। जब अजिया के वालिदा जान को सारी बात बताई, तो वो खुद भी हैरान हो गए थे। फिर मेरे पास इनकी जो वीडियोज़ थी वो भी दिखा दी। इन सब ने हमारा साथ दिया। जिया के अबाया में मिनी कैमरा लगा था, जो बिल्कुल छोटा-सा था। जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने जो बातें कहीं वो उससे रिकॉर्ड हो गई। तब तक फ़ौज भी इनके आदमियों को हिरासत में लेकर इनके पास इनके सर पर पहुँच गई। अचानक हुए हमले से वो भी घबरा गए थे। अब वो फ़ौज के कब्ज़े में है। ज़ैन ने सब कुछ इन्हें बता दिया। हम पर कोई खतरा नहीं है। अब हम जैसे मर्ज़ी चाहें बाहर जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। आलम शाह ने कहा, शुक्र है अल्लाह का, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। हमारे लिए आपने बहुत कुछ किया है। अब हम भी अपने घर जा सकेंगे। फ़ारूक साहब ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, चले जाएगा, लेकिन अभी कुछ दिन रुक जाएँ। फ़िरोज़ शाह ने कहा, नहीं शाह साहब, पहले ही 15 दिन हो चुके हैं, अब और नहीं। हम भी अपने घर जाना चाहते हैं। पहले तो हमारी मजबूरी थी, लेकिन अब कोई मजबूरी नहीं है। हम अब अपने घर जाएँगे, प्लीज़ हमें रोकिएगा नहीं। फ़ारूक साहब ने इल्तिजा की, जैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन आज नहीं 2 दिन बाद जाइएगा। अभी इन्हें इतनी सी बात तो हम हमारी मान ही सकते हैं। लेकिन शाह साहब, पहले यहाँ ही बहुत दिन हो चुके हैं, अच्छा नहीं लगता। हमारी बेटी का ससुराल है, यहाँ रहना मुनासिब नहीं। प्लीज़ हमारी बात समझिए, आप हमें रोकिए मत। फ़ारूक साहब ने कहा, आप तय कर ही चुके हैं तो ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अब सुबह ही जाइएगा, अब नहीं। आलम शाह ने इन्हें रुकने के लिए कहा। नूर भाभी कहाँ है? मुझे मिलना है इनसे, मैं इन्हें देखना चाहती हूँ। इनको जिया और रज़ान इनसे मिलकर जाने वाले थे कि एकदम जिया खड़ी हुई। चले, मैं आपको ले चलता हूँ। वो जिया को लेकर अपने रूम में आया। नूर बेड पर बैठी थी। जिया आपसे मिलना चाहती है नूर। अज़ैन अजिया को नूर के पास छोड़कर चला गया। अब वो दोनों रूम में बैठी थी। कैसी हैं बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा है कि जैन सर ने आपको क्यों छुपा कर रखा है। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी हैं आप। जैन, सच में जैन सर बहुत लकी हैं। जिया ने इसे देखते ही कहा। वो इसे चेहरे के मासूम में देखकर हैरान हुई। आप भी बहुत प्यारी हैं, बिल्कुल किसी गुड़िया जैसी। मुझे सब कुछ बता चुकी हैं रिदा भाभी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी जान खतरे में डालकर हम सबको बचाया। मैं कभी नहीं भूलूंगी, मैं आपको हमेशा याद रखूंगी। आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। नूर बोली, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत में समझती हूँ जो मुझे इस मिशन के लिए चुना गया। पता है आपको, मैं हमेशा खुद को हर खतरे के लिए तैयार रखती हूँ। जैसे ही मुझे इस प्लान के बारे में बताया गया, मैं फ़ौरन तैयार हो गई। मुझे नए-नए एडवेंचर करने का बहुत शौक है। वैसे एक बात कहूँ, ज़ैन सर आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जब भी आपके बारे में बात करते हैं, इनके चेहरे पर बहुत ही खूबसूरत स्माइल होती है और आँखों में अनोखी सी चमक होती है। ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं और जिनको मिलते हैं, वो इनकी कदर नहीं करते। आप बहुत नसीब हैं, जो आपकी किस्मत में ऐसा इंसान लिखा है। आप इनकी कदर करना, इनकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से जीत दीजिएगा। अजिया ने इसे ज़ैन की मोहब्बत का एहसास दिलाया। मैं कोशिश करूँगी और मैं जानती हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जिनको वो मिले हैं। वो बहुत अच्छे हैं, जैसे जीवन साथी की हर लड़की ख्वाहिश करती है, और मैं दुआ करती हूँ कि हर लड़की को जैसा जीवन साथी मिले। नूर ने कहा, एक बात पूछूं आपसे, शादी से पहले आपने देखा था इनको या शादी के बाद ही मुलाकात हुई थी? जिया ने पूछा। मुलाकात नहीं हुई थी, एक बार देखा था इनको यूनियन में, हमारे एनुअल फंक्शन में आए थे और मुझे प्राइज़ भी दिया था। सब लड़के इनको जानती थी सिवाय मेरे, क्योंकि मैं न्यूज़ सुनती ही नहीं थी और ना कभी सुनी है। इसलिए तो आपको भी नहीं पहचान पाई। मेरी दोस्तों ने बताया था कि ये जान शाह ऑस्ट्रेलिया से हायर स्टडी करके लौटे हैं। बहुत खुशकिस्मत होगी वो लड़की जिसकी शादी इनसे होगी। तब मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी मेरी ही शादी इनसे हो जाएगी। इसके चेहरे पर बताते हुए बहुत ही प्यारी स्माइल आई, जिसे जिया ने देखा। जैन, जो कि जान के कहने पर जिया को बुलाने आया था, दरवाज़ा खुला होने की वजह से सब कुछ सुन चुका था, और बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट इसके चेहरे को छू गई। आपको जान बुला रहे हैं, कि कह रहे हैं बहुत देर हो गई है। ताशफा का फ़ोन आया था, आपकी बेटी जारा भी रो रही है। दरवाज़ा नॉक करके अंदर आया। अजिया जा चुकी थी, वैसे भी रात के 10 बज रहे थे, उन्होंने पहुंचना भी था। कैसे हैं आप, ठीक तो है ना? बहुत देर से आए हैं। सुबह 8 बजे के गए हैं, अब आए हैं, फ़ोन भी नहीं किया आपने नूर के पास। नूर ने इसके पास आकर पूछा। वो भी नमाज़ पढ़कर फारिग हुई थी, इसलिए दुपट्टा नमाज के स्टाइल में लिया हुआ था। आराम से, क्या हो गया है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। जहाँ तक फ़ोन की बात है, टाइम नहीं मिला। एक बात तो बताइए मुझे, बताया क्यों नहीं आपने कि मुझे पहले से जानती हैं? अब भी मैं आपकी बात ना सुनता तो मुझे पता नहीं चलता। आप बोलने चुप क्यों हैं? जैन ने इसे घेरते कहा। क्या बताती आपको, इतनी सी तो बात थी, कोशिश भी बहुत की पर हिम्मत ही नहीं हुई। क्या आपको याद है ये सब? क्योंकि आपने जिससे प्राइज़ दिया था वो मैं थी। क्या आपने मुझे पहचाना नहीं था? नूर ने बात को घुमाने के लिए पूछा। सच बताऊं तो नहीं, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी लड़की को देखा ही नहीं। मेरे जहन में शुरू से ही इससे यही बात रही है कि जब भी किसी को पहली मर्तबा देखूंगा, अपनी महरम अपनी बीवी को देखूंगा, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं, नेक मर्दों के लिए नेक औरतें। इसलिए जैन को कभी भटकने नहीं दिया, और देखो आज मुझे तुम्हारी जैसी नेक और मासूम बीवी मिली है, और मैं बहुत खुश हूँ। जैन ने बताया। एक बात कहनी थी, तुम्हारे घर वाले कल जा रहे हैं, मैं सोच रहा था कुछ गिफ्ट वगैरह ले आए जाकर तुमसे, इसलिए
पूछ रहा हूँ कि इनकी पसंद नापसंद अच्छे से जानती होगी। इसने पूछा। इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, खामखा तकल्लुफ़ में क्यों पड़ रहे हैं? मैं तुमसे इजाज़त नहीं ले रहा बल्कि पूछ रहा हूँ, मेरे साथ चलोगी? ये मैं खुद ले आऊँ जाकर, जैन ने इसे खफगी से पूरा। अच्छा भाई ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी, आपको जो मुनासिब लगे ले आइए। मैं तो वैसे भी कभी शॉपिंग करने नहीं गई, मेरी सारी चीज़ें पहले अम्मी लाती थी और फिर भाभी। शादी के बाद मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। हर चीज़ मेरी कबड़ में मौजूद है और मुझे शॉपिंग का ज़्यादा शौक भी नहीं है। फिर किस चीज़ का शौक है आपको? मुझे भी तो पता चले ताकि मैं अपनी बीवी के शौक पूरे कर सकूँ। पढ़ाई का बहुत शौक था मुझे, जो कि पूरा हो चुका है, बाकी और कोई शौक नहीं है। शौक से याद आया कि आप मेरी ख्वाहिश का पूरी कर रही हैं, मुझे इंतज़ार है। कब आप मेरे रंग में खुद को रंगेगी? जबकि नूर इसकी बात सुनकर सर झुका गई, इसकी पलकों में लर्ज़श वाज़ेह थी। मैं मैंने कब इनकार किया? मैंने कहा था अपनी मर्ज़ी का जो ड्रेस लाएँगे पहन लूँगी। कबर्ड खोल कर देखें ज़रा, मैं आपके लिए ड्रेस लाया ले आया था, चले मेरे साथ। इसने कबर्ड खोल कर पैक किया, एक खूबसूरत सा बॉक्स निकाला, इसे खोलने का इशारा किया। वो दोनों रूम में आए तो नूर ने बॉक्स बेड पर रखकर खोलना शुरू किया। इसने पैकिंग उतार कर बॉक्स खोला तो इसमें बहुत ही खूबसूरत ब्लैक और रेड कलर की साड़ी थी, जो बहुत ही हैवी थी, फुल एम्ब्रॉयडरी के काम से भरी हुई थी। बाजू भी फुल थे। ये क्या है? वो साड़ी देखकर बौखलाई। आपको क्या लग रहा है? वो मुस्कुराया। पर मैंने तो कभी नहीं पहनी तो अब पहन ले, लेकिन मैं कैसे पहन सकती हूँ? सब क्या कहेंगे? वो घबराते हुए बोली। मैंने कौन से सबके सामने पहनने के लिए कहा है? यहाँ भी मेरे सामने इसी रूम में पहने और अभी चेंज करके आए। मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी जाएं। वो मुस्कुराहट दबाते बोला। प्लीज़ मेरी बात सुने, मैं नहीं पहन सकती, कुछ और कह दें वो पहन लूँगी, ये प्लीज़ नहीं, ये नहीं, जल्दी उठे जाएँ वरना मैं अपने हाथों से पहनाऊँगा, फिर कोई शिकायत नहीं कीजिएगा। और मैं ये आखिरी बार कह रहा हूँ, अगली बार कहूँगा नहीं बल्कि अमल करूँगा। इससे पहले कि वो उठता, नूर साड़ी उठाकर जल्दी से वॉशरूम भाग गई। 10 मिनट के बाद वो ना आई तो वो इसने वॉशरूम का दरवाज़ा बजाया। कितनी देर है नूर? कब से वेट कर रहा हूँ, कुछ हेल्प चाहिए तो बता दो, मैं कर दूंगा। वो बाहर से बोला। नूर बाहर निकली तो उसने साड़ी का पल्लू पीछे से मोड़कर हाथ में पकड़ा हुआ था, क्योंकि इससे साड़ी के ब्लाउज की डोरी नहीं बंधी थी। जैन ने इसका रुख अपनी तरफ किया और इसका पल्लू उठाया। नूर ने बालों को जूड़ा बांध रखा था। जैन ने कैचअप निकालकर सारे बाल खोल दिए, इसके घने बालों से इसकी पूंछ छुप गई। अब वो इसे लेकर बालकनी में, जहाँ इसने छोटा सा टेबल सेट करवाया था, टेबल के वस्त में केक रखा हुआ था, सारे टेबल पर रेड गुलाब के फूल फैलाए गए और चारों कोनों पर खूबसूरत जदीद जदीद डिज़ाइन की कैंडल लगाई गई थी। इसने नूर का हाथ थाम कर टेबल के आगे खड़ा किया और खुद पीछे खड़ा हुआ। इसका हाथ अपने हाथ में लेकर नाइफ पकड़ा और केक काटा। इसने वैसे ही केक का पीस लेकर नूर को खिलाया और इसको भी खिलाने का इशारा किया। नूर, जिसकी पुश्त दैन के सीने से लगी थी और एक हाथ इसके हाथ में था, वो शर्म से दूरी हो रही थी। इसने हाथ कामते हाथों से इसे केक खिलाया। जैन ने इसे घुमाया और कमर से पकड़कर अपने साथ लगाया। नूर ने लाइट सा मेकअप करके रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी, जिससे इसकी खूबसूरती मजीद निखर गई थी। जैन की तो नजरें इस पर से हट ही नहीं रही थी, वो तो जैसे हर चीज़ भूल ही गया था। इसने इसे गोद में उठाया और बेड पर ले आया। बेड पर बिठाकर इसने साइड टेबल से एक रेड कलर का केस निकाला। इसमें बहुत ही खूबसूरत बारीक चेन की तरह पायल की जोड़ी थी। जैन पायल हाथ में लेकर बैठा और साड़ी थोड़ी सी ऊपर करके इसके पाँव में पहनाने लगा। नूर ने अपना पाँव पीछे करने की कोशिश की तो जैन ने इसका पाँव थाम लिया। नूर की झिझक फितरी थी। जैन ने दोनों पाँव में पायल पहनाकर इसका हाथ थामा और बिल्कुल पायल जैसा एक ब्रेसलेट इसके पाँव में पहनाया। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, इतनी कि मैं तारीफ में भी बयान नहीं कर सकता। पता है, चीज़ें मैंने इसी दिन के लिए संभाल कर रखी थी। और पता है कब ली थी? चीज़ें जानना चाहेंगी? ये सब मैंने अपने हमारे वलीमे की शॉपिंग के दौरान ली थी। तब मैंने आपका चेहरा अपनी नज़रों में रखकर खरीदी थी। अब आपको पहनाने पर मुझे क्या फ़ील हो रहा है, सोच भी नहीं सकती। मैं आज बहुत खुश हूँ। हमारी ज़िंदगी, नई ज़िंदगी का आगाज़ इस कदर खूबसूरत होगा, मैंने सोचा नहीं था। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे पहले ही नज़र में आपसे मोहब्बत हो गई थी। और जानती है, हमारी पहली मुलाकात किचन में हुई थी। पता है, मुझे हंसी आती है जब मैं सोचता हूँ, मैंने इस दिन बुआ जी से पूछा कि लड़की कौन है और हमारे घर में क्या कर रही है, क्योंकि हमारे घर में कभी कोई यंग लड़की नहीं है। यहाँ तक कि मुलाजिमा भी हम ज़्यादा उम्र की हैं, शादीशुदा रखते हैं। तब उन्होंने मुझे पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं इनके साथ मजाक कर रहा हूँ, एक दिन की बीवी को कैसे भूल गए आप? हालांकि इस दिन मैंने आपको पहली दफ़ा देखा था और आज तक वो मंज़र मेरी आंखों में कैद है और हमेशा कैद रखना चाहता हूँ। इसने कहते हुए इसके गिर्द गहरा तंग किया तो नूर ने इसकी गर्दन में बाजू डाला, इसके सीने पर सर रखा और आंखें मौन गई। कल रात 2 बजे इनकी फ़्लाइट थी और अब इन दोनों ने जैसे ही अपनी नज़र उठाई, पहले ही नज़र का खाना काबा पर पड़ी तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। आज वो बहुत खुश थे एक दूसरे की संगत में। आज वो महरम बनकर अपने रब के हुजूर पेश हुए। इनकी आंखों में खुशी की शिद्दत से अभी भी आंसू थे। इन दोनों ने खाना काबा के आगे बैठकर दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी। अब वो दुआ मांगकर एक साथ बैठे थे। कितना अच्छा था कि हम सब हमारे साथ आते। कहाँ भी था इनसे न दादा और नाना जान आए और मामा माँ बाबा भैया भाभी भी नहीं माने। माँ और बाबा दोनों भैया भाभी की वजह से नहीं है। वो कह रहे थे बच्चे की पैदाइश के बाद आएंगे। इन दोनों की भी मजबूरी थी। मेरे बाद सारा काम दादा और नाना जान संभालते हैं। अब तो नाना जान ने वफाकी वजीर का हल्फ ले लिया है। इन पर दोहरी जिम्मेदारी आयद हो गई है।
वैसे इन्हें मनाना बहुत मुश्किल अमर था। वो कभी भी सियासत में नहीं आना चाहते थे। दादा जान ने इनसे पूछे बिना ही इनका नाम कौमी असम्बली के इजलास में दे दिया। जब नए वफाकी वजीर का इंतखाब होना था तो इनके जहन में कोई नाम नहीं आ रहा था। दादा जान ने नाना जान का नाम ले लिया। वो सब भी इनको जानते थे, इसलिए फौरी हामी भर ली। लेकिन नाना जान ने सुनते ही इनकार कर दिया। वो दिन 2 दिन वो दादा जान से नाराज रहे और लाइब्रेरी से बाहर ही नहीं निकले। वो तो तुम लाइब्रेरी गई, इन्हें बाहर लेकर आई, इन्हें समझाया आवाम को अच्छे लोगों की ज़रूरत है। आप नहीं मानेंगे तो रहमत कमाल जैसा करप्ट इंसान फिर से आ जाएगा। जाएगा तो कोई और करप्ट इंसान आ जाएगा। जब तक अच्छे लोग हुकूमत में नहीं आएंगे, अवाम की और मुल्क की यही हालत रहेगी। मुल्क कर्जों में बिल्कुल डूब जाएगा और अवाम की हालत इससे भी ज़्यादा बुरी होगी। आप मेरी खातिर वहाँ कर दें, अपनी बेटी की भी बात में भी नहीं मानेंगे, सोचकर हाँ कर दें कि ये आपकी बेटी की ख्वाहिश है जो आपने पूरी करनी है। देखिएगा सारे रास्ते खुद ही आसान होते जाएंगे। फिरोज शाह एकदम खड़े हो गए। नहीं खड़ा होते देख सब डर गए। उन्होंने अपना हाथ उठाकर नूर के सर पर रखा और मुस्कुराए। हमारी बेटी ने पहली दफ़ा हमसे कोई फरमाइश की है और हम ज़रूर पूरी करेंगे। ये आपके नाना जान का वादा है। इस दिन के बाद उन्होंने हलफ लिया और वफाकी वजीर बराए कानून मुंतखब हो गए। 1 साल बाद आज मैं बहुत खुश हूँ। देखें फ़ान कैसे अपनी बहन के गिर्द घूम रहा है। अभी तो 4 माह की है और ये कह रहा है मुझसे बातें करे। जब भी यहाँ आती हूँ तभी पूछता है अपोया मुझसे कब आप ये मुझसे कब बातें करेगी, मुझे भैया कब बुलाएगी। मैं भी बहुत खुश ज़रा खुश हूँ आपको बोलता देख कर, वरना बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। मैं वेट की ही करता रह जाता कि आप बोलेंगी या कोई बात करेंगी। इस तरह आपको बोलता और मुस्कुराता देख दिल पर पुरस्कून हो जाता है। मैंने आदिल से वादा पूरा कर दिया। वो भी मुझे जब भी मिलता है शुक्रिया अदा करता है कि मैंने आपको हंसना और बोलना सिखाया। वैसे 2 माह बाद हमारा बेबी भी आने वाला है। सोचा है नाम क्या रखेंगी? अगर बेटी हुई तो इसका नाम मैं रखूंगा और अगर बेटा हुआ तो इसका नाम आप रख लेना। ऐसा क्यों? बेटी से ज़्यादा प्यार करेंगे और बेटे से कम? नूर बोली ऐसी बात नहीं है, बेटे से भी प्यार करूंगा, लेकिन हमारे ख़ानदान में बहुत ही कम किसी के पास बेटी है। मुझे पहली बेटी ही चाहिए। बेटा तो सबको बहुत प्यारा होता है। वैसे कोई नाम सोचे? हाँ अपने मैं तो अपनी बेटी का नाम सोच चुका हूँ, जैन ने पूछा। मैंने भी सोचे हैं 2-3 नाम है मेरे ज़हन में। जैद मुस्तफ़ा, ज़िया मुस्तफ़ा और ज़ियाद मुस्तफ़ा। कैसे लगे आपको ये नाम? नूर ने नाम बताते पूछा। बहुत प्यारे हैं नाम। तो मेरी बेटी का नाम नहीं पूछेंगी? पूछने लगी थी, बताएं मैं पूछ रही हूँ। नूरुलैन नाम रखूंगा अपनी बेटी का, आप जैसा मिलता जुलता। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी बिल्कुल आप जैसी हो, पाक और मासूम। इसके बाल बिल्कुल आपकी तरह होने चाहिए, खूबसूरत लंबे और रेशम जैसे। 6 माह बाद क्या कर रही हैं नूर? क्यों रुला रही हैं इसे? मेरी बेटी भी तो आराम से सो रही है, आपका बेटा क्यों रो रहा है? रात के 2 बज रहे हैं, मेरी बेटी की भी नींद खराब करेगा। नूर और जैन के जुड़वा बच्चे हुए थे, एक बेटा और एक बेटी थी जो कि 4-4 माह के थे। जैसे ही हॉस्पिटल में डॉक्टर ने डिलीवरी के बाद जुड़वा बच्चों की इतला दी, आलम साहब और फिरोज शाह के तो खुशी के मारे पैर ही ज़मीन पर नहीं लगे। उन्होंने सबसे पहले अपने रब का जो शुक्र अदा किया। फिर उन्होंने जैसे खजानों के मुंह खोल दी, सदका खैरात, काले बकरे और पूरे शहर में मिठाइयाँ तकसीम की और अपने गाँव के लोगों की लिए देगे बनवाई थी। जैसे ही बच्चों को बाहर लाया गया, एक बच्चा आलम साहब की गोद में और दूसरा फिरोज शाह की गोद में आया। बच्ची को गोद में लेते ही फिरोज शाह की आंखों में आंसू आए। मेरी दुर्योधन आ गई। आलम शाह देखो, अल्लाह ने हमें अपनी रहमत से नवाजा। कितने साल हो गए बेटी की ख्वाहिश में गुजर गई, अल्लाह ने हमें हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी। मुझे भी दो, मैं अपनी बेटी को गोद में लेना चाहता हूँ। डॉक्टर ने हमें सिर्फ जुड़वा बच्चों को बताया था, ये नहीं बताया कि एक बेटा और एक बेटी है। आलम शाह ने बेटा फिरोज शाह को पकड़ाकर बेटी को गोद में ले ली और इसकी छोटी सी पेशानी को चूमा। आज दोनों बच्चों की सालगिरह थी। नूर के सारे घर वाले भी आए थे। अफान अब 4 साल का हो गया था, जबकि अफीरा अभी 1.5 साल की भी नहीं हुई थी। वो थोड़ा थोड़ा चलती थी लेकिन अभी संभल नहीं पाती थी और गिर जाती थी, इसलिए अफान हर वक्त साय की तरह इसके साथ रहता था। सबने इनकी सालगिरह बहुत अच्छे से मनाई और आखिर में सबने फैमिली फ़ोटो बनवाई जो उन्होंने घर में फ्रेम करवाने के लिए कहा। बच्चों की सालगिरह में जिया और रुझान भी आए थे। इनके 2 बच्चे अजियारा और जरार थे। नूर और जैन ने स्पेशली इन्हें इनवाइट किया था। बहुत बहुत शुक्रिया आने का, हमारे बच्चों की खुशी में आप दोनों शरीक हुए। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया हम दोनों को इनवाइट करने का। मुझे बहुत ही खुशी हुई आपसे दोबारा मिलकर। अब चलती हूँ, अजान मेरा वेट कर रहे हैं और ज़रा अभी 6 माह का है। वो 2 मिनट भी नहीं रुकता मेरे बगैर। अल्लाह हाफिज़। सब जा चुके थे। अब वो दोनों बच्चों के साथ रूम में थे। नूर बच्चों को बेड पर लिटाकर उठने लगी कि एकदम चिकरा गई। जैन जो कि बाहर से खड़ा था इसे थाम दिया। वो इसे लेकर नीचे आया। जल्दी से मुलाजमा को बच्चों के पास भेजकर इसे डॉक्टर के पास ले गया। बहुत बहुत मुबारक हो, आप फिर से माँ बाबा बनने वाले हैं। आपकी वाइफ फिर उम्मीद से हैं। परेशानी की कोई बात नहीं है, बस खाने पीने का ख्याल रखिएगा। वो बहुत बिल्कुल ठीक है, सेहत भी बिल्कुल ठीक है। पिछली बार की तरह इस बार भी नॉर्मल डिलीवरी होगी। वो दोनों घर आए तो दोनों की को ड्राइंग रूम में देखकर नूर तो शर्म से रूम में चली गई, जबकि जैन ने फिर से खुशियों की नवीद सुनाई। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें जैन, हमारे घर में दोबारा से खुशियों की बाहर आने लाने के लिए। हम दोबारा इस घर को आबाद देकर बहुत खुश हैं। अल्लाह हमेशा हमारे घर की खुशियों को कायम रखें, आमीन। ख़त्म शुद। तो रीडर्स, यहाँ पर ये नावल जो है वो इख्तिताम पजीर होता है।
नावल पढ़ के ज़रूर बताइएगा अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि आपको नावल कैसा लगा। और रीडिंग आपको कैसी लग रही है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं इस तरह किसी भी चैनल पर यूट्यूब पर नावल वॉइस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। तो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और नावल कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक ज़रूर देते रहें, फीडबैक से बहुत कुछ पता चलता है और चैनल को मज़ीद बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट नावल में। अल्लाह हाफिज़।